हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एक नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब देखिए, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना। क्लास 8 तक आप ज्योग्राफी पढ़ के आए, क्लास 9th में जब आप स्विच कर गए ना, पास हो गए तो क्लास 9th में आ गए। अब क्लास 9th का जो ज्योग्राफी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पर्सपेक्टिव से? देखिए, ज्योग्राफी की जर्नी कुछ इस प्रकार चलती है कि हम 6, 7, 8 में तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ लिया, क्वेश्चन दे दिए, याद कर लिए। ऐसा नहीं है, जनरलाइज नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं तो वो 6 से ही सब्जेक्ट के टुवर्ड्स क्या होते हैं, टिल्टेड होते हैं, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। लेकिन अभी अगर आप इस पॉइंट पे कि आपको ज्योग्राफी पसंद नहीं है, तो मैं आपको दो रास्ते बता रहा हूं। देखो, एक तो क्या है कि हाँ सर 2 साल और निकालना है हमें, ज्योग्राफी और फिर ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो एक रास्ता ये होता है कि इंसान क्या करता है, ज्योग्राफी को उतना पसंद नहीं करता है। दूसरा रास्ता पता है क्या होता है, और ये 9th क्लास है। 9th क्लास के बाद ये जो दूसरा रास्ता जाता है, तो 9th क्लास के बाद अगर आप इस दूसरे रास्ते पे चलते हो ना, तो वहां पे आप क्या फील करते हो पता है? ज्योग्राफी इज लव। इस चीज को फील करते हो। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है, जो रटा नहीं जाता है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझाया भी नहीं जाता है, समझा भी नहीं जाता है, याद भी नहीं किया जाता है। ज्योग्राफी फील किया जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी इज अ लिविंग सब्जेक्ट, हमारे जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक। एंड आई विल ट्राई, ठीक है, आई विल ट्राई दैट यू मूव ऑन दिस रूट, ठीक है। आप इस रास्ते पे चलो। क्यों? क्योंकि हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 9th से जो आपका ज्योग्राफी होने वाला है, इट इज रियली लव, ठीक है। ज्योग्राफी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। तो ये तो कहानी हो गई। अब अगर हम बात करें चैप्टर की, तो चैप्टर जो है ना, देखो, चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये। इसमें हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझेंगे, मतलब चैप्टर है किस बारे में और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो अब देखिए, इंडिया, साइज एंड लोकेशन, 3 शब्द है यहां पे। एक इंडिया है, दूसरा साइज है, तीसरा लोकेशन है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा प्यारा देश जो है, इसको अगर आप जैसे कंसीडर करोगे तो इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन, ठीक है, एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जो पुरानी सभ्यताएं जितनी भी रही, उनमें से एक हमारा प्यारा देश भारत रहा है, ठीक है। तो अचीव्ड मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। और आप देखोगे तो आजादी के आज 70 साल हो गए, तो इन 5-7 डिकेड्स में, डिकेड्स मतलब 10 सालों का जो पीरियड रहता है, हमने अलग अलग फ्रंट पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को अचीव किया है, ठीक है। कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड को अगर आप देखोगे ना, तो अब ऐसा तो नहीं है कि इंडिया कहीं अलग है, ठीक है, वर्ल्ड का ही पार्ट है ना, इंडिया वर्ल्ड का ही पार्ट है। तो इस तरह से क्या है कि सारी चीजें जो है, सारी चीजें आपको क्या एसेंस दे रही है कि इंडिया जो है एक सिग्निफिकेंट कंट्री रहा है व्हेन इट कम्स टू दी वर्ल्ड हिस्ट्री, व्हेन इट कम्स टू दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब हम ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से अगर समझें तो इंडिया का लोकेशन कहां है, इंडिया का साइज कितना है, ये सारी चीजें भी समझना हमें जरूरी ना। क्यों समझना जरूरी है? पहला तो एग्जाम में आएगा सर, नहीं, पहला हम उस देश में रह रहे हैं, ठीक है, उस देश के हम एक नागरिक है, तो हमें पता तो होना चाहिए। क्योंकि पता है, ये जो चैप्टर है, चैप्टर ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो हो सकता है आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आप लोगों को ज्योग्राफी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा होगा। वही वाली बात है कि आपने 9th के बाद में दूसरा रास्ता चुन लिया होगा। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से रीओरिएंट करेंगे चीजों को, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि यहां अभी तक आपको ज्योग्राफी कुछ नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि हम देश क्या होता, कॉन्टिनेंट क्या होता, हम कहां रह रहे हैं, कुछ नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो फंडामेंटल्स है ना, बेसिक्स जो है, वो बेसिक्स हम यहां से स्टार्ट करेंगे एकदम। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं 6th क्लास से, तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हो आप? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट करते हो, ठीक है। आप नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर से स्टार्ट करते हो। तो वो बेसिक्स जो है वो आप यहां से स्टार्ट करने वाले हो। जिसे कुछ नहीं पता है वो भी एक बार मुस्कुराओ, क्योंकि हम सब कुछ सीखेंगे यहां से, जीरो से सीखेंगे। क्लियर हुआ? तो अब देखो, चैप्टर की अगर हम बात करें तो चैप्टर क्या कह रहा है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। साइज मतलब क्या है? यहां पे साइज की अगर हम बात करें तो कोई भी चीज हो, जैसे मार्कर है, तो मार्कर का क्या एक साइज है ना, जैसे यहाँ 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का मार्कर है। क्लियर हुआ? फिर अगर हम बात करते हैं क्या कि ये लाइट जो लगे हैं, तो इनका भी कुछ साइज होगा, कैमरे का भी कुछ साइज होगा, ठीक है। तो हर चीज का एक साइज होता है। वैसे अगर देश की बात की जाए तो देश का भी एक साइज होगा। आप देश के साइज को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, सवाल ये है। तो देश के साइज को हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि लेंथ इतनी है, इतने किलोमीटर्स में फैला हुआ है, ब्रेड्थ इतनी है, एरिया जो है तो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतने मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। तो यही चैप्टर की सिग्निफिकेंस है कि आप आपके देश को समझोगे किन टर्म्स में समझोगे, साइज की बात कर ले हम, ठीक है, तो साइज के टर्म्स में समझोगे। आप आपके देश को समझोगे लोकेशन के टर्म्स में, ठीक है, कि आपका देश कहां लोकेटेड है, कहां लोकेटेड है। मतलब अब ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे समझना जरूरी है। मैं आपको चैप्टर की थीम बता रहा हूं और इस वीडियो में बताऊंगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट्स को हम आगे आने वाले वीडियो से एक एक करके अनफोल्ड करते चलेंगे, ठीक है। तो अब लोकेशन की अगर बात करें तो जैसे हमारा लोकेशन
मैंने आपसे पूछा आपकी लोकेशन क्या है, तो आप अभी लाइव लोकेशन चालू करोगे, व्हाट्सअप कर दोगे, ठीक है, तो वो आपकी लोकेशन, अच्छा हाँ, आप लोकेशन मुझे दोगे तो आपकी लोकेशन क्या है ये हम किस आधार पे तय करेंगे, किस आधार पे तय करोगे, पता बताओगे तो पता तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आपकी लोकेशन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करती है, पता है। अब वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है तो वो इस चैप्टर में सीखेंगे हम, क्लियर हुआ। तो देखो वही मैं कह रहा हूं ना कि ज्योग्राफी एक जीता जागता सब्जेक्ट है। कनेक्ट कर पा रहे हो ना कैसे, कि हमारे जीवन के चारों ओर वो चीजें चल रही होती है जो हमें सिखाया जाता है ज्योग्राफी के द्वारा, क्लियर है। तो वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे काम करते हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, इस चैप्टर में सीखेंगे हम। तो बात करते हैं लोकेशन की, तो इंडिया की लोकेशन को आप कैसे बताओगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे अभी पूछ लिया, बताइए इंडिया कहां लिखा है, इंडिया की लोकेशन बताओ, तो इंडिया यहां लिखा है। अब आप क्या बोलोगे, सर वो उधर उधर लिखा है, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा ना। आप प्रॉपर्ली उसको कैसे डिफाइन करोगे, कैसे लोकेट करोगे, आप बोलोगे हाँ सर आपके लेफ्ट साइड, ठीक है, आपका लेफ्ट साइड मतलब यहां, नहीं सॉरी राइट साइड, ठीक है, आपका राइट साइड है ना यहां, तो यहां तो नहीं लिखा इंडिया, तो आप क्या लोगे, नहीं सर राइट टॉप पे लिखा है, तो राइट टॉप पे ये लिखा है इंडिया, ठीक है। तो उस तरह से क्या अगर हम बात करें कि इंडिया को लोकेट किया जाए एज ए कंट्री, तो एज ए कंट्री आप कहां लोकेट करोगे, कैसे, तो उसके लिए क्या है, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस बनाई गई है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें जो बेसिक्स है वही इस चैप्टर में आपको बताई गई है। और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में इंडिया को अपने नेबर्स कौन कौन से हैं, उनके साथ कैसा रिलेशन है, किसके साथ कितनी बॉर्डर शेयर हो रही है, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में जानोगे और यही इस चैप्टर की सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, 4 टॉपिक है बस उसमें। आप लोकेशन समझते हो, ठीक है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ योर कंट्री, व्हाट इज द साइज ऑफ योर कंट्री, ठीक है, तो आपने लोकेट कर लिया, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या है, उनको बेसिक्स को भी सीखेंगे हम। साइज की अगर हम बात करें तो साइज, देखो साइज मल्टीपल फ्रंट्स पे आप समझ सकते हो कि कितने किलोमीटर्स में, कितने मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, ठीक है, दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करोगे तो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्लियर। तो इस सेंस में क्या है कि इंडिया का साइज क्या है वो हम सीखेंगे। फिर बारी आती है कि इंडिया जो है ना, तो अपने आप में एक देश थोड़ी ना है, मतलब अपने आप में एक देश है, एक विचार है, ठीक है, एक वे ऑफ लाइफ है, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखें तो इंडिया जो है वर्ल्ड में रह रहा है ना, मतलब एक वर्ल्ड का पार्ट है इंडिया भी। तो उस वर्ल्ड में इंडिया की क्या पोजीशन है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड हम कैसे जुड़े हैं, वर्ल्ड वाइड हमारा क्या कनेक्शन रहा है, ठीक है, रीजनली और ग्लोबली किस तरह से इंडिया सिचुएटेड है, वो सारी चीजें आप इंडिया एंड दी वर्ल्ड इस टॉपिक में पढ़ते हैं। फिर बारी आती है किसकी, इंडियाज नेबरर्स की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया रीजनली और ग्लोबली आप इंडिया को समझ चुके हो। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक में आप क्या पढ़ते हैं, इंडियाज नेबरर्स में कि इंडिया के कौन कौन से नेबर्स हैं, लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर हो रही है हमारी, ठीक है, हमारी क्या कहें तो सी नेबर्स कौन से हमारे, क्लियर। तो वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो मल्टीपल क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव्स के पर्सपेक्टिव से बन सकते हैं ना, तो उस पे मैं आपको एक थोड़ी झलक देते रहूंगा कि देखो इस तरह से पढ़ो, ये बेसिक से इन पे से क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर है। तो मजेदार चैप्टर होने वाला है, इन सभी चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको एक थीम समझा दी है बेसिक, और टॉपिक्स बता दिए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको 2 शब्दों से मिलकर बना है ये चैप्टर, ठीक है। तो इंडिया के साइज को, इंडिया की लोकेशन को हमें समझना है। अब स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इंडिया लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब सवाल ये आता है बहुत सारा कि आप इंडिया को लोकेट कैसे करोगे, क्यों, देखो आपकी और मेरी लोकेशन तो क्या है, हमें बस हमारा जो कह सकते हैं कि लाइव लोकेशन ऑन करना है, पता चल जाएगी। अब देश की लोकेशन कहां से पता चलेगी, क्लियर। अब एक समस्या यहां भी है कि अगर 4 कोने होते तो हम ये बोल सकते थे हाँ सर नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ में है, वेस्ट में है, वेस्ट, इस तरह से क्या है आसानी से हम बता सकते थे। लेकिन दिक्कत यह है कि अर्थ जो है ना, तो अर्थ गोल है, स्पेसिफिकली गोल भी नहीं है, जियोइड शेप है। जियोइड क्या होता है, तो जैसे अगर आप देखोगे ना तो एकदम परफेक्ट सर्कल नहीं है, परफेक्ट सर्कल नहीं है अर्थ। अर्थ कैसा है, नॉर्थ और साउथ से सब पिचका हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट में आपको बल्ज जैसे देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ फ्लैटेड है और यहाँ बल्ज देखने को मिलेंगे। तो जियोइड शेप है अर्थ का, ये चीज ध्यान रखना, क्लियर। अब अगर आप इस पे देखोगे ना तो सर्कल पे कैसे लोकेट करें किसी भी चीज को, क्यों सर्कल पे कैसे लोकेट करें, क्योंकि जो अभी ईस्ट में है ना, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या है कि ये सर्कल है, सर्कल पे आप चीजों को कैसे लोकेट करोगे, आप बोलोगे सर ये इधर है मतलब ईस्ट में है, ये लो ये घूम के आ गया। अब सर्कल भी है, सर्कल के साथ साथ में क्या है वो घूमता भी है, तो किसी भी चीज को लोकेट करना बड़ा दिक्कत का काम है, ठीक है, बड़ा दिक्कत का काम है। स्टेशनरी नहीं, अर्थ घूम रहा है अपने एक्सिस पे, क्या करता है रोटेट करता है इस तरह से अर्थ। तो अब जब रोटेट करता है तो उस कारण से क्या है कि आप कोई भी किसी भी चीज की पोजीशन फिक्स नहीं है, आप ईस्ट और वेस्ट से तो कर ही नहीं सकते उसको लोकेट। फिर कैसे लोकेट करोगे, मतलब आपको ऐसी कुछ चीज फिक्स करना पड़ेगी ना जिससे आप बोल सको कि हाँ ये यहाँ पे परमानेंट रहती है, परमानेंट रहती है। और अब परमानेंट तो क्या है, इंसान परमानेंट नहीं रहता है, कुछ परमानेंट नहीं रहता है, ठीक है, चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, क्लियर। तो उस कंटेक्स्ट में क्या है, हमें कुछ इमेजिन करके ही लोकेट करना होगा। तो अभी तक जो जितनी बात बताई है मैंने, उन सारी चीजों को समझने के लिए देखो मैं आपको कंफ्यूज भी करूंगा और कंफ्यूजन दूर भी करूंगा। तो अभी तक जितने कंफ्यूजन हमने क्रिएट करे कि हाँ सर लोकेट कैसे करेंगे हम, तो उसका सोल्यूशन क्या है पता है, सिंपल सा सोल्यूशन उसका बहुत सिंपल सा ये है कि हम बेसिक्स पे पहले एक बार ब्रश घुमाए थोड़ा सा, ठीक है, बैक टू बेसिक्स
सिक्स्थ क्लास में अगर किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना तो वो कनेक्ट कर पाएंगे मेरे साथ, और नहीं भी कराया तो अभी कनेक्ट करेंगे हम सब भी, ठीक है। देखो क्या होता है कि आपको लोकेट करना है इंडिया को, ये इंडिया है, अब ये आपके सामने ग्लोब है, कैसे लोकेट करोगे? तो यहां पे लोकेशन का सिंपल सा फंडा क्या है कि देखो अर्थ जो है ना, तो अर्थ नॉर्थ और साउथ, अर्थ में दो पोल्स हैं, ठीक है। आप ढूंढने चले गए कि कहां कहीं पोल खड़ा हुआ दिखेगा, ऐसा नहीं, पोल्स है मतलब क्या है कि अगर आप अर्थ को समझोगे तो अर्थ में क्या है कि अर्थ पूरा सर्कल है ना, तो पूरे सर्कल को आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक नदन मोस्ट पार्ट है, एक सदर्न मोस्ट पार्ट है, एक नदन मोस्ट टिप है, एक सदर्न मोस्ट टिप है। तो ये नदन हेमिस्फीयर मतलब ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो चलो एक चीज तो समझ में आ गई कि हाँ, अर्थ गोल को आप क्या कर सकते हो, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा, एक नॉर्थ और एक साउथ में तो डिवाइड कर ही सकते हो, ठीक है। नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दिया हमने, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब क्या है, किसी भी चीज को अगर आप किसी भी चीज के दो हिस्से हैं, एक ऊपर एक नीचे है ना, इसको बीच में से डिवाइड कर दो हम, ठीक है, बीच में से डिवाइड कर दिया, तो इस लाइन के ऊपर वाला नॉर्थ हो गया पूरा नदन, ठीक है, इस लाइन के नीचे वाला क्या हो गया साउथ, मतलब सदन। तो नदन हेमिस्फीयर, सदन हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्यों कह रहे हैं सर, वो भी समझो। देखो अब क्या है, पिछली बार मेरे पास एक जेम्स की बॉल थी तो आसान था काम, ठीक है, इस बार नहीं मिली तो लाइट निकालिए, फ्यूज है ये, क्लियर हुआ। तो अब देखो ये क्या है, मान लो ये स्फीयर है, ठीक, ये हमारा स्फीयर है पूरा का पूरा, ठीक है, ये अर्थ है मान लो। तो अब क्या हो रहा है, आपने देख लिया कि हाँ एक नॉर्थ पॉइंट होगा, एक साउथ पॉइंट होगा। अब इस नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट को भी अगर आप क्या करोगे कि दो हिस्सों में से बांट देते हो ना, तो एक ये पूरा स्फीयर था, अब स्फीयर का आधा हिस्सा क्या होता है, मैथ में इतना तो पढ़ा है, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये एक हेमिस्फीयर हो गया, ये एक हेमिस्फीयर हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये अर्थ था, ये अर्थ को दो स्फीयर में अलग कर देते हैं, तो यहां पे ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नदन हेमिस्फीयर कहलाएगा, ठीक है। तो अब आप इंडिया को लोकेट कर सकते हो, हाँ या ना बोलना, बस कर सकते हो ना कि हाँ जो नदन हेमिस्फीयर है, इंडिया नदन हेमिस्फीयर में लाए करता है। चलो पहुंच गए, थोड़ा नजदीक पहुंचे लोकेशन के। लेकिन यहां पे भी एक समस्या है, क्या कि नॉर्थ अमेरिका भी नदन हेमिस्फीयर में आता है, यूरोप भी नदन हेमिस्फीयर में आता है, रशिया भी नदन हेमिस्फीयर में आता है, आधा अफ्रीका नदन हेमिस्फीयर में आता है। तो क्या हम इसको इंडिया बोलते हैं? आप तो नदन हेमिस्फीयर बोल के खत्म कर रहे हो, अभी खत्म नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि नदन हेमिस्फीयर तो बहुत बड़ा नदन हेमिस्फीयर हो गया। अब इसमें आप चीजों को कैसे लोकेट करोगे, लग जाना भाई, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसमें आप कैसे चीजों को लोकेट करोगे, देखो तो यहां पे क्या होता है कि जो आपके पास पूरा नदन हेमिस्फीयर आया, तो उसको फिर आप क्या कर दो, 0 डिग्री से डिवाइड कर दो, मतलब बीच से डिवाइड करो, तो उससे क्या रहेगा, एक वेस्ट रहेगा, एक ईस्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आप ग्लोब को 4 हिस्सों में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो एक नदर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब नदर्न हेमिस्फीयर में भी क्या है, एक वेस्टर्न पार्ट और एक ये ईस्टर्न पार्ट। अब हमारे लिए और आसान हो जाएगा कि इंडिया लाइज इन दी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये नॉर्थ का ईस्टर्न पार्ट जो है, नॉर्थ हेमिस्फीयर का ये ईस्टर्न पार्ट जो है। अब फिर समस्या यहां पे वही है कि सर ये नॉर्थ ईस्टर्न में चाइना भी है, इसी नॉर्थ ईस्टर्न में पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी है, जाते चले जाओ, ईरान, इराक सब है इसमें ही। तो इसमें आप कैसे इंडिया को स्पेसिफिकली लोकेट करोगे? हमने सोचा कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगी। तब यहां पे एक तरह से क्या कह सकते हैं कि यहां पे कौन प्रकट होते हैं, तब यहां पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्रकट होते हैं। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, देखो अब आप ऐसे मत सोच लेना कि लाइन खींची हुई होगी ऐसी कि हाँ ये लाइन खींची हुई है, इसके इधर क्या है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसके इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ऐसी लाइन खींची हुई नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हो ना, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी लाइन से, मतलब हमने क्या करा है, इमेजिनेशन में डिवाइड किया है। जैसे इमेजिनेशन में कैसे डिवाइड करते हैं कि हम जैसे हमारे क्लासमेट के साथ बैठते हैं ना बेंच पे, तो हम क्या बोल देते हैं कि देख भाई इतना हिस्सा मेरा है, तो वहां पे ऐसा थोड़ी ना कि फेंसिंग करवा लेते हो आपकी, हाँ इतना हिस्सा मेरा है तो आपने फेंसिंग करवा ली, वही मतलब अंडरस्टैंडेबल रहता है क्या कि हाँ इसके इधर मेरी बुक्स नहीं जाना चाहिए, इसके इधर उसकी बुक्स नहीं आना चाहिए, तो बेंच डिवाइड कर लेते ना हम इमेजिनरी लाइंस में। वैसे ही यहां पे क्या है, इमेजिनरी लाइंस के थ्रू डिवाइड किया गया है। अब ये इमेजिनरी लाइंस क्या है, तो लैटिट्यूड होते हैं और लॉन्गिट्यूड होते हैं। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमेशा के लिए आपके दिमाग में इंप्रिंट हो जाएंगे। विजुअलाइज करना, आंख बंद कर लेना जब मैं बोलूं, ठीक है। एक अनियन होता है ना, प्याज, ठीक है। प्याज जब हम काटते हैं तो प्याज कैसे काटते हैं हम, जैसे अगर आप देखो गोल वाले जो डिजाइन में काटते हैं, होटल वगैरह में हम जाते हैं तो वो डिजाइन में काट के देते हैं ना, घर पे तो हम कैसे भी काट देते हैं, बस जल्दी जल्दी काटना है। तो होटल में जैसे अगर आप देखोगे तो एक अनियन को कैसे काटा जाता है, ऐसे अगर बीच में से काटोगे तो जो गोल गोल रिंग्स निकल रही है, ठीक है, गोल गोल रिंग्स निकल रही है, वो क्या है, वो लैटिट्यूड को दर्शाती है, ठीक है, वो लैटिट्यूड को दर्शाती है। अभी इतना ध्यान रखो। फिर आप एक संतरा अगर खोलोगे ना, ठीक है, एक ऑरेंज को अगर जैसे आप खोलोगे तो ऑरेंज में कैसे निकलता है, जैसे ये आपका ऑरेंज था, ठीक है, ऑरेंज अर्थ को एकदम परफेक्टली रिजेंबल करता है। अब आपने क्या किया, ऑरेंज जो है तो उसके ऊपर का जो कह सकते हैं कवर था ना, वो उसका छिलका निकाल दिया आपने, ठीक है, पील ऑफ कर दिया उसको। अब क्या है, अब खाने वाली चीज बची है बस, ठीक है। तो अब उसमें आप जैसे देखोगे तो उसमें क्या रहता है, एक ऑरेंज की स्लाइस, दूसरी ऑरेंज की स्लाइस, तीसरी ऑरेंज की स्लाइस, चौथी ऑरेंज की स्लाइस, ठीक है।
अब क्या है, तो आप जैसे देखोगे तो वो ऑरेंज की स्लाइसेस कैसी रहती है कि ऊपर से चल रही है और नीचे तक जुड़ी हुई है, मतलब नॉर्थ से साउथ जुड़ा हुआ है और एक आप स्लाइस ऐसे बाहर निकाल सकते हो। तो वहां पे अगर आप जैसे देखोगे ना तो अर्थ को भी हमने क्या किया, वैसे ही इमेजिन किया है, संतरे और अनियन की फॉर्म में, ठीक है, प्याज और संतरे की तरह हमने अर्थ को क्या किया है, इमेजिनरी लाइंस बनाई है डिवाइड करने के लिए। ठीक, वो बस विजुअलाइज करवाने का एक तरीका था, बाकी अगर आप समझोगे ना तो बहुत सारी ऐसी ही इमेजिनरी लाइंस में हमने अर्थ को डिवाइड करके रखा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इमेजिनरी लाइंस आप ढूंढने मत निकल जाना कि सर क्या बोलते हैं 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो, चलो उसको ढूंढ के लाते हैं, वो हमने इमेजिन किया है, कहीं पे ड्रॉ करा हुआ भी नहीं दिखेगा आपको, वो इमेजिन किया है किस चीज के लिए, ताकि हम अर्थ को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप अर्थ को डिवाइड कर लोगे तो आप उसमें लोकेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो लैटिट्यूड क्या है, देखो लैटिट्यूड का एक और जो तरीका याद रखने का क्या है, लेटा हुआ लैटिट्यूड ये कहा जाएगा। जो लेटा हुआ है ना वो लैटिट्यूड है, और लॉन्ग लॉन्ग क्या होता है, लॉन्ग लॉन्ग होता है लॉन्गिट्यूड, ध्यान रहेगा, लेटा हुआ लैटिट्यूड, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड। तो हमने क्या किया है, अगर जैसे आप देखोगे पूरा अर्थ जो है, तो पूरे अर्थ को सबसे पहले आपने बीच से डिवाइड किया, तो ये लेटा हुआ मतलब क्या, लैटिट्यूड, तो एक 0 डिग्री लैटिट्यूड रहेगा, 0 डिग्री के ऊपर क्या है, नॉर्थ, तो ये नदर्न लैटिट्यूड्स हो जाएंगे, 0 डिग्री के नीचे क्या होगा, साउथ, तो ये सदर्न लैटिट्यूड्स हो जाएंगे। फाइन, अब क्या है, वही वाली बात है कि नदर्न सदर्न तो सर बहुत बड़े हैं, तो हमने यहां पे भी आसान करने के लिए क्या किया है, एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बनाया, तो 0 डिग्री के वेस्ट में जितने लॉन्गिट्यूड्स हैं तो ये क्या हो जाएंगे, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगे। ठीक है, और 0 डिग्री के ईस्ट में जितने लॉन्गिट्यूड होंगे तो वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगे। तो हमें यह समझ में आ गया कि अर्थ जो इस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइडेड है। ठीक है, सवाल ये आता है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इससे हमें चीजों को लोकेट करना आसान हो पाएगा। कैसे लोकेट करना आसान हो पाएगा, जैसे अब इंडिया के लोकेशन की बात करते हैं, तो हमने ये देख लिया है कि क्या हो रहा है यहां पे, कि ऐसे लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड से बहुत सारे, क्लियर, और ऐसे जैसे देखोगे तो लेटे हुए लैटिट्यूड से। तो अब क्या हो रहा है, मैंने आपको जो बताया कि अर्थ को आप 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहे हो, कैसे डिवाइड कर दोगे, तो आपने जो सेंटर पॉइंट रखा उसको आप क्या मानोगे, 0 डिग्री लैटिट्यूड मानोगे। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या कहते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ है तो नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे साउथ है ये सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो तो नदर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री के बाद क्या आता है, 1 डिग्री भी होगा, 2 डिग्री भी होगा, 3 डिग्री भी होगा, 4 डिग्री भी होगा, 5 डिग्री भी होगा, और ये 90 डिग्री का लैटिट्यूड तक होगा। ठीक है, 90 डिग्री के लैटिट्यूड तक होगा, 90 डिग्री मतलब नॉर्थ पोल जो है, तो नॉर्थ पोल का लैटिट्यूड कितना है, 90 डिग्री। फाइन, अब क्या हो गया, तो हाँ हमें यह पता है कि 90 डिग्री लैटिट्यूड है ये वाला। ठीक है, तो वैसे इंडिया से जैसे अगर आप देखोगे तो इंडिया का क्या है, एकदम इंडिया को जो नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इंडिया का नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ये है। ठीक है, ये है मतलब क्या है, तो इसका नंबर होगा ना, तो जैसे 37 डिग्री हमने क्या कह दिया कि इंडिया का नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है, तो आपने नॉर्थ बोल दिया। अब 37 डिग्री तो यहां पे आप देख रहे हो तो क्या बहुत सारे नॉर्थ अमेरिका जो है उसमें भी 37 डिग्री का क्या है, लैटिट्यूड है। ठीक है, 37 डिग्री लैटिट्यूड बोल रहे हो, आपने ये भी बोल दिया 37 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया कि नदर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड की बात करें। देखो नॉर्थ लिखना क्यों जरूरी है, अभी ये सारी चीजें आगे नंबर बताऊंगा ना तो तब कंफ्यूज हो गया आप, इसलिए अभी क्लियर कर दे रहा हूं मैं। 37 एन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो नदर्न हेमिस्फीयर में है। कंफ्यूजन ये हो सकता है ना कि 37 डिग्री जैसे यहां 0 है तो 0 के नीचे भी क्या होगा, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ होगा, तो 37 डिग्री तो नीचे भी सदर्न हेमिस्फीयर में भी हो सकता है। तो वो सदर्न का 37 है या नदर्न का 37 है, ये क्लैरिफाई कैसे करोगे आप, तो ये हम कर सकते हैं एन लिख के। ठीक है, ये एन लिख दिया हमने, तो हमें ये क्लैरिटी मिल गई कि हाँ 37 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर की बात की जा रही है। ठीक, अब लेकिन वही वाली बात है, अब कंफ्यूजन ये आएगा मन में कि सर 37 डिग्री तो नदर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारी जगह होगी, ये भी 37 पे है, ये वाली जगह भी 37 पे है, ये वाली जगह भी 37 पे है, चाइना भी बोलेगा कि हमारा भी 37 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, और हमारा जो है वो तो चाइना तो उस पर कब्जा करने के लिए बैठा ही है। ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में आप और क्लैरिटी कैसे लाओगे, और क्लैरिटी कैसे लाओगे, तो फिर वहां पे आपने लैटिट्यूड तो डिफाइन कर दिए, इमेजिनरी लाइन से ये, फिर आप वहां पे क्या करोगे, आप लॉन्गिट्यूड्स को भी डिफाइन कर दोगे, लॉन्गिट्यूड्स को भी डिफाइन कर दोगे। तो लॉन्गिट्यूड्स की भी क्या कहानी है, जैसे अगर आप देखोगे तो एक हमने क्या बना दिया, 0 डिग्री बना दिया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, कहां से निकल रहा है, तो जैसे आप यूनाइटेड किंगडम देखोगे ग्रीनविच मीन टाइम जो है तो वहां से निकल रहा है। अब इसके पीछे सारे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, इसके आगे सारे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से क्या है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स चलने वाले हैं। ठीक है, ये पूरे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स चलेंगे, तो ऐसा होगा कि इंडिया का जो एक पॉइंट होगा वहां पे भी कोई लॉन्गिट्यूड आएगा। ठीक है, वहां पे भी एक लॉन्गिट्यूड आएगा, यहां पे भी एक लॉन्गिट्यूड आएगा, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा कि
कि इंडिया को चारों तरफ से एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या कर रहा होगा, कनेक्ट कर रहा होगा। उस बीच में आप क्या कर सकते हो, उस बीच में आप बोल सकते हो कि हाँ ये इंडिया का क्या है, लोकेशन है, ठीक है। इस लैटिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड के बीच में नदर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न में या वेस्टर्न में इंडिया लाई करता है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, सिंपल सा आपको चीजें समझ में आ गई है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड जो होते हैं तो उनके अपने आप में ये सिग्निफिकेंस है कि वो किसी भी चीज को लोकेट करने में बहुत मदद करते हैं। जैसे इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करो कि आप मान लो यहां खड़े हो, ठीक है, आप यहां खड़े हो, अब क्या है, आपको ओला बुक करना है, तो अब वो ओला आप पहचानती थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना कि करण अर्जुन टाइप से कुछ रिश्ता है पुराना कि आप बस याद करोगे आपके पास दौड़ी चले आएगी, वो नहीं ना। वो ओला आपको आइडेंटिफाई कैसे करेगी, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई सर जीपीएस चलता है। तो जीपीएस कैसे चलता है, तो आप देखो वर्ल्ड पता नहीं है ना कि कहां क्या चीजें हैं, लेकिन वर्ल्ड को हमने क्या कर दिया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफाइन कर दिया है। तो आप जिस भी जगह पे खड़े होंगे वो किसी ना किसी लॉन्गिट्यूड और किसी ना किसी लैटिट्यूड पे लाई करती होगी, ठीक है। जैसे हम वो मैथ्स में ग्राफ बनाते हैं ना, तो एक्सिस बनाते हैं 5 4, तो हम देख लेते हैं कि 5th नंबर का ब्लॉक है, 4th नंबर का ब्लॉक है। तो वैसे ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मदद करते हैं हमारी कि आप जहां खड़े हो तो वो किसी ना किसी लॉन्गिट्यूड किसी ना किसी लैटिट्यूड पे इंटरैक्ट कर रही होगी वो पोजीशन, ठीक है। वो जो पोजीशन होगी तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ आप क्या खड़े हैं, आप 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे है और आपका लैटिट्यूड क्या है, आपका लैटिट्यूड मान लो 30 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। अच्छा ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट क्या है सर, तो ये बहुत समझना जरूरी है। क्यों, क्योंकि आप इसमें आगे जाके कंफ्यूज होंगे फिर, तो उसको अभी मैं यहां पे ही क्लियर कर देता हूं। क्या हो रहा है, हमने देखा कि इक्वेटर जो है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री इक्वेटर क्या है, नॉर्थ है, ठीक है, मतलब ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इसके ऊपर नॉर्थ है, इसके नीचे साउथ है। तो अगर मैंने क्या कह दिया, 10 डिग्री नॉर्थ कह दिया, 10 डिग्री बोला सिंपल, 10 डिग्री लैटिट्यूड बोल दिया सिंपल, तो क्या होगा, तो जैसे अब एक क्लास में 2 बच्चों के नाम अंकित है, हमने अंकित आवाज लगाई, तो क्या होगा कि 2 अंकित खड़े हो जाएंगे। अभी कमेंट सेक्शन में भी आएंगे बहुत सारे अंकित, देखना, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वो 2 अंकित खड़े हो जाएंगे, तो फिर आप क्या बोलते हैं, नहीं अंकित मिश्रा, अंकित शर्मा। तो उस तरह से क्या हो रहा है कि 10 डिग्री जब आप बोलते हो तो 10 डिग्री तो नदर्न हेमिस्फीयर में भी है, 10 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। तो इसके लिए क्या है कि कंफ्यूजन ना हो, स्पेसिफिक आप बता रहे हो। 10 डिग्री नॉर्थ मतलब क्या है कि नदर्न हेमिस्फीयर का 10 डिग्री, ठीक है। फिर क्या कहा उन्होंने, 10 डिग्री नॉर्थ के बाद उन्होंने कहा कि मान लो लैटिट्यूड की तो कहानी खत्म होगी, लॉन्गिट्यूड की कहानी चालू होती है। तो वो क्या कहते हैं कि 90 डिग्री, ठीक है, उन्होंने कह दिया 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो फिर वही वाली बात है कि एक क्लास में 2 क्या हो सकते हैं, अंकिता भी हो सकती है, तो वो एक इधर भी 90 डिग्री है, एक इधर भी 90 डिग्री है लॉन्गिट्यूड भी। तो हम क्या करते हैं, 0 डिग्री के पीछे वालों को वेस्ट बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री वेस्ट वाला लॉन्गिट्यूड होगा, और ये जो होगा ना, ये 90 डिग्री ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड होगा। समझ में आया, 90 डिग्री वेस्ट और ईस्ट क्या है, इसीलिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आगे पीछे लगाया जाता है सबके, ठीक है। तो आप क्लैरिटी रख पाओ कि हाँ वो किस लॉन्गिट्यूड किस लैटिट्यूड की बात करें, किस हेमिस्फीयर में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये कहानी थी। अब देखो, अब हम इंडिया की बात करते हैं। अब आप इंडिया को बहुत अच्छी तरह से लोकेट कर लोगे क्योंकि आपको बेसिक्स क्लियर हो गए, समझ में आया ना। लॉन्गिट्यूड, लेटा हुआ लैटिट्यूड, और इसकी अपने आप में सिग्निफिकेंस है। अब हम यहां पे चीजों को क्लियर करते हैं। देखो, तो इंडिया जो है ना, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, वी नो दैट, ठीक है, बहुत बड़ा कंट्री इंडिया, छोटा सा कंट्री नहीं है। इनफैक्ट आप जैसे देखोगे तो हमारा इतना डिवीजन हुआ है कि पाकिस्तान निकल गया, ठीक है, आप देखोगे तो और भी दूसरे बहुत सारे देश जो हैं, तो एक टाइम पे कॉलोनियल पीरियड में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो क्या है, ऐसा एक मैप भी चलता है ना कि कहां से म्यांमार, नेपाल, भूटान सब इंडिया से धीरे धीरे निकले हैं। तो इंडिया क्या होते चले गया और डिवाइड होते चले गया। लेकिन आप उसके बावजूद भी देखोगे तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ठीक है, वी आर दी 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, 7th लार्जेस्ट कंट्री आज भी है। तो अब इतने बड़े कंट्री की अगर हम बात करें तो इसको लोकेट करने के लिए आपको एक पूरा का पूरा क्या चाहिए रहेगा, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट चाहिए रहेगी, और यही क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। हर चीज समझते चलना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए, आप कंसेप्ट समझते चल रहे हो, ठीक है। तो यहां पे क्या, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन दी नदर्न हेमिस्फीयर, समझ में आया ना। तो ये ग्लोब है, तो ग्लोब के हम क्या है, पूरी तरह से नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। अब हाँ समझ में आ रहा है क्या है नदर्न हेमिस्फीयर, मतलब ग्लोब को आपने क्या करते हैं, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ, इक्वेटर के नीचे साउथ, लाइंग एंटायरली इन दी नदर्न हेमिस्फीयर। अब नदर्न हेमिस्फीयर में सर बहुत बड़ा है, तो हम क्या कह सकते हैं, इन दी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर कह लो आप, और ठीक है। तो क्योंकि नॉर्थ का भी क्या है, ईस्टर्न पार्ट में पूरी तरह से हम लाई करते हैं, 0 डिग्री के ईस्ट में, हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में है, समझ में आया, ठीक। अब क्या हो रहा है, तो लाइंग एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर द मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन, ठीक है। अब जो मेनलैंड है इंडिया का, मेनलैंड कह रहा हूं, अच्छे से ध्यान रखना, मेनलैंड जो इंडिया का वो कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है। तो लैटिट्यूड क्या बता दिया उन्होंने कि ये एक लैटिट्यूड गया है 8 डिग्री 4 मिनट्स, ठीक है, 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट्स। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ये डिग्री तो समझ में आ गया था कि हमने डिग्रीज में डिवाइड किया है, मिनट कहां से आया, वो भी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो पहले लैटिट्यूड देख लो कि लोकेशन कहां है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। नॉर्थ क्यों लिखेंगे, क्योंकि वी आर इन नदर्न हेमिस्फीयर। कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ,
तो ये वाला जो लैटिट्यूड होगा ना, देखो यहां से हमने चालू किया हमारी इंडियन लैंडमास को, अब अपनी टेरिटरी चालू हो गई, तो यहां से यहां तक अपनी टेरिटरी है खुद की, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जो है, ये क्या है, ये हमारी एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। समझ में आया ना, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, तो किन दो लैटिट्यूड्स के बीच में इंडिया पूरा समाया हुआ है। लेकिन अगर आप आगे देखोगे, आप आगे कहानी को समझना, तो ये जो लैटिट्यूड है, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लगा के 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक का लैटिट्यूड, तो इसमें कितने ही देश आ गए होंगे, छोटे मोटे, ठीक है, प्यारे प्यारे देश यहां पे भी है बहुत सारे, और एक नहीं बहुत सारे देश आ गए होंगे। तो आप वो भी बोल सकते हैं हाँ हम भी तो इसी लैटिट्यूड में लाई करते हैं, तो इंडिया और हमारे में क्या फर्क है, डिलीवरी गलत जगह पहुंच जाएगी ना। तो फिर यहां पे क्या करना होगा, और स्पेसिफिक होना होगा। तो हमारी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट तो हमें पता चल गई है, अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को समझो। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को कैसे समझेंगे, तो एक वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी होगा इंडिया का और एक ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी होगा इंडिया का, ठीक है, मतलब ये वेस्ट और एक पूरा ही मिट गया, ठीक है, तो एक वेस्ट और एक ईस्ट, तो एक वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और एक ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी होगा। स्मार्ट बोर्ड इज नॉट सो स्मार्ट, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पे, तो आपने क्या कर दिया कि इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट और ईस्टर्न पॉइंट जो है उसको आपने दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिफाइन कर दिया। तो द मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन, आपको पता चल गया कि हाँ किन दो लैटिट्यूड्स के बीच में इंडिया है। अब आपको यह भी पता होगा कि किन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है। तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, ईस्ट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 0 डिग्री के हम किधर हैं, आगे की तरफ हैं। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, ये कितना है, ये वाला पॉइंट देखो ध्यान रखो, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और यहां पे आप देखोगे तो हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, वो कितना रहने वाला है, ईस्ट ही रहेगा। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है, वो भी मैं क्लियर करूंगा आपका, ठीक है। यहां पे कितना रहेगा 97 डिग्री, ठीक है, 97 डिग्री और 25 मिनट्स ईस्ट रहेगा। अब देखो यहां भी ईस्ट लिखा है, यहां भी ईस्ट लिखा है, ठीक है, यहां नॉर्थ लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट्स और यहां भी क्या लिखा है 67 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लिखा है। तो एक चीज क्लियर रखना, शब्दों में क्या होता है, बच्चा कभी कभी उलझ जाता है, तो आपको एक चीज बहुत क्लियरिटी रखना है इस चीज पे कि हम क्या कह रहे हैं, इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। अब वेस्टर्न मोस्ट पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो ईस्ट ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री के तो ईस्ट में ही है ना, वो तो इंडिया के वेस्ट में है, आगे समझ में, इंडिया के वेस्ट में है। तो हमारे जो लॉन्गिट्यूड रहेंगे, चाहे वो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड हो चाहे वो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड हो, दोनों में आगे जो लगना है मतलब ईस्ट ही लगना है। और वैसे ही अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो वो सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड हो या नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड हो, आगे जो उसमें डिग्री के बाद लगना है वो नॉर्थ ही लगना है, क्योंकि वो नॉर्थ हेमिस्फीयर को दर्शा रहा है, वो डायरेक्शन को नहीं दर्शा रहा है, वो हेमिस्फीयर की पोजीशन को दर्शा रहा है। क्लैरिटी मिलेगी यहां पे, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया का लोकेशन हमें समझ में आ गया कि इंडिया लाइज एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो 4 नंबर है ना, ये 4 नंबर आपको इस चैप्टर में ऐसे लिख लेना गजनी की तरह हाथ पैर पे, कि कहीं भूलना ना, ठीक है। 4 नंबर कौन कौन से हैं, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लगा के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है हमारा, तो वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लगा के कहां तक, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक है। अब ये मिनट कहां से आ गए सर, ठीक है, मिनट टाइम के लिए होता है और यहाँ डिग्री है, लोकेशन के लिए डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, सारे जितने भी यूनिट्स पढ़ के आए थे सब मिक्स कर दिए यहाँ पे, ठीक है। और आप बोलते हो ज्योग्राफी इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी कैसे है कि ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं ना, इन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को जैसे हम क्या देखते हैं कि एक मीटर होता है, मीटर क्या होता है, तो मीटर जैसे सब यूनिट क्या रहता है, मीटर के अंदर आप सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। तो वैसे ही 68 डिग्री के बाद में आप जैसे देखेंगे ना, तो 68 डिग्री क्या है, 7 8 9 10, तो उस तरह से क्या होता जा रहा है, वो मिनट्स जो है, तो वो मिनट्स टाइम को दर्शाते हैं। वो टाइम को कैसे दर्शाते हैं, या आप आगे जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको लॉन्गिट्यूड्स की सिग्निफिकेंस बताऊंगा ना, तब और क्लियरिटी मिल जाएगी। अभी थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, ठीक है, हिंट दे देता हूं, वो हिंट जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ठीक है, वो हिंट ये है कि 2 चीजें हैं, क्या है, एक लॉन्गिट्यूड है, एक लैटिट्यूड है। अब इनकी सिग्निफिकेंस पता है क्या होती है, तो आप बोलोगे हाँ सर वो हमें पता चल गई सिग्निफिकेंस क्या, कि हम ओला बुक करते तो आ जाती है हमारे पास, वो तो है। उसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे ना, तो ये वाला एक पॉइंट है पूरा, ठीक है, कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। ऊपर भी आप 90 डिग्री तक चले जाओ। वैसे ही लॉन्गिट्यूड है, तो लॉन्गिट्यूड भी क्या है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरह से लॉन्गिट्यूड्स भी चलने वाले हैं, इधर भी लॉन्गिट्यूड्स चलने वाले हैं। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है इनकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। कि अगर बात की जाए लैटिट्यूड की, तो लैटिट्यूड क्या काम करते, देखो अब ये अर्थ है, ठीक, अब मैं सूरज हूं, 2 मिनट के लिए मान लो मैं सूरज हूं, और मेरी नजरें जो है वो क्या है, सूरज का प्रकाश निकाल रही है। तो अब मैं जैसे अर्थ को देखूंगा, ठीक है, सूरज देख रहा है, मैं नहीं देख रहा हूं, तो अब क्या होगा कि डायरेक्ट इंसुलेशन जो है, मेरी डायरेक्ट नजरें कहां जा रही है, इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे ज्यादा गर्मी रहेगी,
पोल्स की अपेक्षा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री जो है तो लोअर लैटिट्यूड्स पे ज्यादा सोलर इंसुलेशन, यहां का क्लाइमेट अलग रहेगा। इसीलिए आप देखते हो वेस्ट इंडीज हो गया, साउथ अफ्रीका का ये जो लोअर लैटिट्यूडनल पार्ट हो गया, ठीक है, या फिर आप कह लो जो कैरेबियन आइलैंड्स वगैरह है, तो यहां पे क्या रहता है, गर्मी ज्यादा रहती, क्लाइमेट ज्यादा मतलब गर्म रहता है, मॉइस्ट रहता है, बारिश ज्यादा होती है वहां पे, तो उस कारण से वहां के लोग अलग रहेंगे, ठीक है, वहां का कल्चर अलग रहेगा, वहां का वेजिटेशन अलग रहेगा, ठीक है। तो लैटिट्यूड जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ध्यान रखना, लेटा हुआ जो लैटिट्यूड रहता है वो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि हर लैटिट्यूड पे अलग अमाउंट में सोलर इंसुलेशन जारी होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि सर वो यूरोपियन कंट्रीज वगैरह जो है ना, तो वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा सर्दी रहती है। सर्दी क्यों रहती है, क्योंकि वहां पे लैटिट्यूड्स अलग है, हायर लैटिट्यूड्स में सोलर इंसुलेशन कम जारी होती है। वैसे ही लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें, ठीक है, ये रहे लॉन्गिट्यूड, तो ये लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूड का क्या सिग्निफिकेंस होता है, देखो तो ये लॉन्गिट्यूड जो है ना घूमते हैं, मतलब अर्थ, लॉन्गिट्यूड नहीं घूमते, लॉन्गिट्यूड स्टेशनरी रहेंगे, अर्थ क्या करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। तो अर्थ जब रोटेट करता है ना, तो उस कारण से क्या है कि अब देखो, अभी ये वाला लॉन्गिट्यूड किसके सामने है, सन के सामने है। अब ये लॉन्गिट्यूड एक समय के बाद में पीछे जाएगा, तो उस लॉन्गिट्यूड पे जो जगह है, मान लो ये इंडिया है, तो इंडिया अभी सन के सामने है, तो यहां पे सुबह होगी, और यही लॉन्गिट्यूड जब अर्थ क्यों रोटेट कर रहा है, तो यही पोजीशन जो है, यही लॉन्गिट्यूड वाली जो पोजीशन है, जब ये क्या चली जाएगी, इस तरह से पीछे चली जाएगी, सन के पीछे चली जाएगी, तो वहां रात हो जाएगी। तो दिन और रात जो है ना, दिन और रात किस बेसिस पर होती है, लॉन्गिट्यूड्स पे, क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड क्या करता रहता है, घूमता रहता है ऐसा, ठीक है। और लैटिट्यूड जो है, तो लैटिट्यूड पे सोलर इंसुलेशन वेरी करती है। सोलर इंसुलेशन कहां ज्यादा होती है, इक्वेटर पे ज्यादा रहती है, तो वहां क्लाइमेट अलग ही रहने वाला है। अब ये मान लो कि इस तरह से अर्थ भी रिवॉल्व तो करता ही, रोटेट तो करता ही करता है, रिवॉल्व भी करता है, और जब इस पोजीशन पर जाएगा तो अभी नॉर्थ पोल पे जैसे आपको क्या दिख रहा है, ज्यादा सोलर इंसुलेशन होगी, ठीक है। ये घूम के फिर इधर आ जाएगा जब ऐसे, तो अब क्या होगा कि साउथ पोल पे ज्यादा सोलर इंसुलेशन होगी, ठीक है। तो ये कहानी चलती रहती है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। लॉन्गिट्यूड जो होता है वो सिंपल डे और नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और लैटिट्यूड जो होता है, तो लैटिट्यूड आपके कह सकते हैं कि क्लाइमेट के लिए इन्फ्लुएंस होता है। सोलर इंसुलेशन में वेरिएशन जो है वो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आती है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का बेसिक्स मैंने आपको समझा दिया, शायद इसकी इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब ये क्लैरिटी मिल गई ना, तो अब आप क्या कर पाओगे, इंडिया को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। तो ये चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे, आगे आने वाली ज्योग्राफी को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें किस चीज की, इंडिया लाइज एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर, मेनलैंड एक्सटेंट जो है, तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मैंने आपको बता दी है। ये 4 नंबर जो है चमत्कारी नंबर, इन्हें ध्यान रखना। अब अगर बात की जाए तो यहां पे 2 चीजें और होती है, क्या वो होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को समझो। क्या हो रहा है कि हमने देखा कि हाँ, एक 0 डिग्री होगा या नीचे 0 डिग्री होगा, मान लो, और नीचे जाने दो, तो ये 0 डिग्री, ठीक है, बहुत नीचे इक्वेटर जो है 0 डिग्री हो गया। अब 0 डिग्री से 1 2 3 गिनते आओगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे आपको क्या देखने को मिलता है, इंडिया की सदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखने को मिलती है, और यहां से एक्सटेंड होता है कहां तक, 37 डिग्री तक इंडिया, ठीक है। ये पूरी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गई, क्लियर हुआ। ये मेनलैंड की बात कर रहा हूं मैं अभी, ध्यान रखना शब्दों को, मेनलैंड, इंडियन यूनियन नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आगे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फिर वहीं अगर बात की जाए क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, तो 68 डिग्री से कहां तक चल रहा है, 97 डिग्री 25 मिनट्स तक चल रहा है, ठीक है। ये हमें एक्सटेंट पता चल गई है। तो अब अगर हम चीजों को समझे ना, तो क्या हो रहा है, देखो कि इसमें 8 डिग्री से चालू हो रहा, तो 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा। तो वैसे ही क्या होता है, एक डिग्री जो है उसका नाम क्या है, 23 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री जो कहना है आपको। तो ये जो डिग्री है ना, ये डिग्री इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम भी दिया गया, इतनी इंपॉर्टेंट है, इस डिग्री का नाम दिया गया। 3 डिग्री जो है, 3 डिग्री नहीं कहेंगे, 3 क्या कहेंगे, लैटिट्यूड जो उनके नाम होते हैं, क्या कि ये 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ठीक है। और वैसे ही क्या है, साउथ में भी अगर आप चले जाओगे, साउथ में क्यों जाना है, तो क्योंकि नॉर्थ और साउथ एक जैसे है ना, डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी करेंगे दोनों के बीच में। तो अब जैसे आप देखोगे तो ये इक्वेटर जो है ना, इस इक्वेटर को 0 डिग्री कहेंगे। आप फिर कहां चले गए, फिर आप ये यहां आ गए 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, तो 23.5 नॉर्थ जो है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है, ये वाली लाइन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। और वैसे ही आप चले जाओगे कहां, साउथ में, तो साउथ में जो आपको 23 डिग्री देखने को मिलेगा, ठीक है। साउथ का जो 23.5 डिग्री होगा, उसके आगे क्या लगा देंगे, 23.5 डिग्री साउथ लगा देंगे, इसे साउथ एस लगा दिया ना, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में, तो इसे क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है।
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो इंपॉर्टेंट डिग्री है। इनका काम क्या होता है पता है? इनका काम है, मतलब छोटा था मैं तब ऐसा सोचता था शायद यहाँ कुछ कैंसर वैंसर हो जाता होगा, इस कारण से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम रख दिया। फिर समझ में आया नहीं, वो तो राशियों के हिसाब से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसी चीज है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की सिग्निफिकेंस पता है क्या होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न दोनों की ही, कि सोलर इंसुलेशन जो है ना, तो सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट इस पीरियड इस रीजन में रहती है पूरे के पूरे। ठीक, अगर आपको अभी यहाँ पे हैवी लग रहा है कि ये सर सोलर इंसुलेशन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, तो 2 मिनट के लिए बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि आगे चैप्टर 4 में ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ना है आपको। ठीक है, मैं आपको बस क्या कर रहा हूं, एक ट्रेलर दे रहा हूं। इतना ध्यान रखना बस कि अर्थ जो है, तो अर्थ में आपको पता है बहुत सारे क्या है, मतलब अर्थ को आपने क्या कर दिया, ऐसे लैटिट्यूड्स में डिवाइड कर दिया, लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड कर दिया। लैटिट्यूड जो है तो क्या है 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से गए हुए हैं, और वैसे ही क्या है लॉन्गिट्यूड्स भी क्या है 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से ईस्ट और वेस्ट में है, और लैटिट्यूड्स नॉर्थ और साउथ में है। ठीक है, इंडिया का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पता चल गया। तो उन्हीं लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में एक जो लैटिट्यूड है इंडिया में, ठीक है, वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब क्या बताया मैंने आपको भी, 23 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री के बाद में एक 23 डिग्री का लैटिट्यूड भी है, 23 निकल जाता है, 23.5 नॉर्थ। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, इंडिया से पास होता है, एंड इट इज डिवाइडिंग इंडिया ऑलमोस्ट इनटू 2 हाफ्स। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 एंड 30 डिग्री या फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक तरह से इंडिया को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर देता है। मतलब इंडिया को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाला जो एक लैटिट्यूड है, उसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये ध्यान रखना, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्लियर? तो ये कहानी थी। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है कि इंडिया की अगर लोकेशन को आप समझ ही रहे हैं, तो ये भी देख लो कि मेनलैंड तो आपको पता चल गया 37 से 8 डिग्री 4 मिनट्स तक है, 68 7 मिनट्स से 97 25 मिनट्स तक है, 25 मिनट्स तक है। तो ये आपने क्या देख लिया, उसकी पूरी मेनलैंड की एक्सटेंट देख ली है। ठीक है, अब उसी के साथ साथ में क्या है, मेनलैंड के साथ में आप देखोगे ना, इंडियन यूनियन में आइलैंड भी है हमारे। ठीक है, जो आइलैंड क्या है, इस मेनलैंड का पार्ट नहीं है। जैसे क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड है हमारे, ठीक है, और उसके बाद में क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड है। यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो क्या हो रहा है, लक्षद्वीप आइलैंड जो है ना, तो लक्षद्वीप आइलैंड तो क्या है कि हमारी जो मेनलैंड की एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, उसके ऊपर में ही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ, ये हमारी बाउंड्री के अंदर ही है। इस तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि लक्षद्वीप तो हमारी बाउंड्री के अंदर ही है। लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ना, तो वो मेनलैंड का पार्ट नहीं है, लेकिन इंडियन यूनियन का तो पार्ट है ना, हमारे ही आइलैंड है ना। तो उसके चलते क्या है कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, तो इन अंडमान निकोबार आइलैंड का एक आइलैंड जो है वो कहां पे है, हमारी मेनलैंड के एक्सटेंट से भी बाहर है। ठीक है, मेनलैंड की एक्सटेंट से बाहर है। इनफैक्ट कहां जाता है वो 6 डिग्री और कुछ मिनट्स जो है, तो उसके नीचे है। ठीक है, तो यहां पे देखो, टू दी साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ मेनलैंड। ठीक है, तो ये मेनलैंड जो है उसके साउथ में आ गए, साउथ वेस्ट में चले गए। साउथ वेस्ट में आपको लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, और साउथ ईस्ट में आपको अंडमान निकोबार आइलैंड देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार आइलैंड देखने को मिलते हैं। ये इंडियन यूनियन का पार्ट है। फाइन, तो अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन दी बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो ये बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहे हैं। फिर क्या है, दी सदर्न मोस्ट पॉइंट। अब इंडियन यूनियन के सदर्न मोस्ट पॉइंट की अगर बात करें, तो मैंने आपको बताया कि इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट्स। लेकिन इंडियन यूनियन में अंडमान निकोबार आइलैंड भी है, और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है तो 8 डिग्री 4 मिनट्स से नीचे एक्सटेंड होते हैं। तो 6 डिग्री 45 मिनट्स जो है ना, ये क्या है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड का एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो यहां पे एक इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है, जो 2004 की सुनामी में डूब गया था, वो हमारी पूरी इंडियन यूनियन का क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ध्यान रखना, इंडियन मेनलैंड कहां से कहां तक एक्सटेंड होती है, और अगर इंडियन यूनियन की बात की जाए, इंदिरा पॉइंट की बात की जाए, तो उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, 6 डिग्री है, मतलब थोड़ा और नीचे है। क्लियर हुआ? तो ये पूरी कहानी। अब आपको लोकेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि इंडिया की लोकेशन क्या है, आखिरकार कैसे लोकेट करोगे। आप ये नहीं बोलोगे सर इधर है, वो पाकिस्तान के बाजू में है, और चाइना के इस तरफ है, पीछे की तरफ। ठीक है, अब हम क्या करें, ज्योग्राफी के स्टूडेंट, हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ में आ गए, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किधर क्या है, किस तरह से लोकेट करना है। ये बात थी लोकेशन की। ठीक है, बहुत सिंपल था। शायद हो सकता है आपने इसे 4 नंबर और एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ करके याद करके छोड़ दिया होगा। लेकिन हर चीज की सिग्निफिकेंस है, पढ़ो तो बहुत कुछ है, नहीं पढ़ो तो 4 नंबर है बस। ठीक है, अब हम इसी तरह से क्या करेंगे, लोकेशन पढ़ लिया, साइज को पढ़ेंगे कि इंडिया साइज जो है वो क्या है, किस तरह से समझा जाए उसे। ठीक है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, टाइम जो है तो वो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है, वो सारी टाइम, और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया साइज के बारे में। तो देखिए यहां पे क्या है, आपको देखना, ये वर्ल्ड है पूरा, तो वर्ल्ड में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज हैं,
और उन कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज में हमारा एक प्यारा देश भारत भी है। तो इंडिया का साइज आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि रिलेटिवली आप देखोगे तो वर्ल्ड के अपेक्षा में इंडिया का क्या साइज है, ठीक है। फिर अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो हमारी कितने किलोमीटर की हमारी क्या है एरिया है, ठीक, हमारी कितनी बॉर्डर है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपको इंडिया के साइज के बारे में बताती है। लोकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। तो इंडिया साइज वाला जो टॉपिक है इसमें हम इन्हीं सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्लियर? तो अब देखिए क्या है, आपको कुछ फैक्ट्स ध्यान रखना है। यहां पे फैक्ट्स के साथ में कहानी भी है। जैसे इस वीडियो में आपको क्या पता चलेगा स्पेसिफिकली, वो डेट वाला क्या सिस्टम होता है सर, ठीक है, वो भी आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किस तरह से काम करते हैं वो भी समझाऊंगा। क्लियर है? तो यहां पे पहले कुछ फैक्ट्स भी और कुछ कंसेप्ट्स भी है। दो तरह की अप्रोच हो सकती है इस चैप्टर को पढ़ने की, मैंने पिछले वीडियो में बताया। एक ये है कि धड़ाधड़ फैक्ट्स पढ़ लो, खत्म, चैप्टर कंप्लीट। छोटा सा चैप्टर है, 8, 10, 20 फैक्ट्स हैं, वो याद कर लो, सारा काम हो जाएगा। और दूसरी अप्रोच ये भी कि आप चीजों को समझो कि ऐसा है तो क्यों है, ठीक। चलो, तो अब देखो इंडिया साइज की अगर हम बात करें तो इंडिया, दी लैंडमास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब स्क्वायर एरिया, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, तो लेंथ और ब्रेड्थ को मिल्टीप्लाई कर देते हैं, उस तरह से हमें क्या मिल जाता है, एरिया स्क्वायर वगैरह मिल जाता है। तो वही चीज यहां पे आपको समझना है, क्या कि इंडिया का जो टोटल एरिया है ना, टोटल एरिया मतलब ये इंडिया की जितनी बॉर्डर है उसके पास जितनी जमीन है, तो टोटल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4%, 2.4% जो हमारा टोटल एरिया है। और ठीक है, किसकी अपेक्षा में, वर्ल्ड की अपेक्षा में। तो क्या चीज समझाई गई यहां पे, यह समझाया गया है कि ये पूरा वर्ल्ड जो है ना, तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें कि इन टर्म्स ऑफ नंबर जो है एरिया कितना है, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर आप देखोगे तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का हमारा एरिया है, ठीक है। फिर इसको परसेंटेज में देखोगे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, ठीक, तो वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में जैसे वर्ल्ड का जितना भी टोटल एरिया है वो कितना है, 100% है। तो उस वर्ल्ड के 100% एरिया में इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है, 2.4%, 2.4%। समझ पा रहे हो ना कि वर्ल्ड के टोटल एरिया में इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है, 2.4%। 2.4% जमीन जो है वर्ल्ड की अपन कह सकते हैं इंडिया के पास है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कुछ फैक्ट्स हैं कि हाँ इंडिया का साइज क्या है। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारे पास है। वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखोगे तो वर्ल्ड का 2.4% जियोग्राफिकल एरिया जो है वर्ल्ड का वो हमारे पास है। फाइन, फिर उसके बाद में क्या है, इंडिया इज दी 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट मतलब क्या है कि इससे पहले 6 देश और रहे हैं। 6 देश कौन से और रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। एक निंजा टेक्निक बताता हूं मैं आपको, ठीक है। रुकुक बाई, ये नाम ध्यान रखना आप, कौन है ये, तो कौन है ये, तो देखिए आर से रशिया। सबसे बड़ा देश कोई सा है अगर वर्ल्ड में, तो वो क्या है, तो लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड इज रशिया। रशिया के बाद कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, यूएसए के बाद चाइना, चाइना के बाद में बी से ब्राजील और ए से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 6 देश इंडिया से बड़े हैं और इन 6 देशों के बाद में 7th लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, इंडिया है। रुकुक भाई, ये ध्यान रहेगा, इससे आपको रटना नहीं पड़ेगा, चीजें आप ध्यान रख सकते हो। तो रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन कम्स, ठीक है, इंडिया। तो इस तरह से क्या है, आपको पता है कि हाँ इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। 2.4% जो है उसका क्या है, 2.4% की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के टोटल जियोग्राफिकल एरिया में कंट्रीब्यूशन है। क्लियर? इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। अब बात करते हैं, देखो साइज हमने मोटा माटी समझ लिया, अब बात करते हैं बाउंड्री की। तो लैंड बाउंड्री जो है ना हमारे देश का, वो लैंड बाउंड्री कितना है पता है, वो लैंड बाउंड्री जो है तो वो है 15,200 किलोमीटर। ये देखो, तो ये जमीन वाला जो हिस्सा है, ध्यान रखना अच्छे से, लैंड बाउंड्री की बात कर रहे हैं हम। लैंड बाउंड्री जो है इंडिया का वो कितना है, 15,1200, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तो एरिया है, ये पूरा एरिया इतना है। बाकी लैंड बाउंड्री की बात करें, जो रेड कलर से ड्रॉ किया है, दिख रहा है बाउंड्री, तो ये बाउंड्री जो हमारा लैंड बॉर्डर जो है दूसरे देशों के साथ जो हम शेयर कर रहे हैं वो 15,200 किलोमीटर है। ये फैक्ट से इन्हें ध्यान रखना है आपको। फिर अगर बात की जाए टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन मतलब क्या है, जो तटीय रेखा होती है। तटीय रेखा समझते हैं, तटीय रेखा मतलब क्या है कि जो समुद्र के साथ में, जैसे ये वाला, इसको कलर दूसरा देते हैं हम, ठीक है। तो तटीय रेखा मतलब क्या है कि जो आपकी सी बॉर्डर है, सी बॉर्डर कह लो, या फिर वो एरिया जो आपकी कोस्टल लाइन है। तो कोस्टल लाइन आपकी कितनी है, कोस्टल लाइन यहां पे आपको दी गई है, ठीक है, ये कोस्टल लाइन होगी आपकी,
क्लियर? ये देखो पूरी ये क्या रहने वाली कोस्टल लाइन, जहां समुद्र टच हो रहा है। इसके अलावा क्या है, जैसे आइलैंड ग्रुप है तो इनकी भी तो बॉर्डर होगी ना, तो ये भी किस में आ जाएगी, कोस्टल लाइन में आ जाएगी। तो दी टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, तो ये मेनलैंड की कोस्ट लाइन और आइलैंड ग्रुप जो है इनकी कोस्ट लाइन अगर मिला दे तो 7516.6 किलोमीटर जो है तो ये हमारी कोस्टल लाइन हो गई। ठीक है, मतलब ये हमारी कोस्ट लाइन की लेंथ हो गई इतनी। अब सुनो मेरी बात, एक और इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इन चीजों को। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं, पता है, जो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर लो आप, तो ये ऐसे फैक्ट है कि हाँ रात में उठाया आपको, बताओ जरा फटाफट, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बता दो, ठीक है, कोस्ट लाइन कितनी है, मेनलैंड की जो लेंथ है बॉर्डर की वो कितनी है, ये सारी चीजें इस तरह से पूछ ली जाती है आपसे। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करते हैं कि अब आपको एक मोटा मोटी चीजें समझ में आ गई कि हाँ इंडिया का साइज कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद में वर्ल्ड शेयर में देखेंगे 2.4% जो हमारा वर्ल्ड शेयर हो गया। ठीक है, मेनलैंड की बॉर्डर कितनी अपनी 15,200 किलोमीटर है। तो इस तरह से ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इंडिया के साइज को एक्सप्लेन करते हैं। इज दैट क्लियर? अब आते हैं अगली चीज पे, इंडिया ज्योग्राफी एंड लोकेशन। तो अगर आप देखोगे ना तो इंडिया की लोकेशन आपको पता चल गई, लैटिट्यूडनल लोकेशन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इंडिया का साइज आपको क्लियर हो गया। अब ज्योग्राफिकली अगर चीजों को समझने की कोशिश करें हम, तो उन पे थोड़ा ध्यान देना। तो इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये जो पूरा हिस्सा है हमारा, ठीक है, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे हिंदू कुश वगैरह जो है ये माउंटेन रेंजेस जो है, तो नॉर्थ वेस्ट में भी पहाड़ है, नॉर्थ में भी पहाड़ है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में देखोगे अगर आप तो पूर्वांचल, ठीक है, इधर से भी आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, माउंटेन है। तो एक पूरा नेचुरल बॉर्डर जो है नॉर्थ पे, नॉर्थ वेस्ट पे और नॉर्थ ईस्ट पे, ठीक है, इंडिया इज बाउंडेड बाय माउंटेन्स। ठीक है, तो माउंटेन्स ने बांध के रखा है हमारे देश को, और ये माउंटेन्स नहीं होते ना तो पता नहीं क्या होता। ठीक है, माउंटेन्स बहुत तरह से मदद करते हैं। सबसे पहली चीज कि इधर से अटैक होते हैं जो उनसे बचाया जा सकता है। अगर माउंटेन्स नहीं होते तो पता नहीं चाइना क्या कर रहा होता। ठीक है, तो इधर से जो अटैक है नॉर्थ से वो क्या हो जाते हैं, उसको एक तरह से एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं माउंटेन्स है। तो अटैक तो अपनी जगह, उसके बाद में जो कह सकते हैं ना कि नेचर जो है, नेचर से हमें प्रोटेक्ट करता है, हार्शनेस ऑफ नेचर से प्रोटेक्ट करता है। कैसे कि अगर माउंटेन्स नहीं होते तो हार्श विंड्स जो उधर से ऊपर से आती विंटर्स में, ठीक है, वो क्या कर देती, यहाँ पूरा का पूरा जो एरिया है, इस पूरे के पूरे एरिया को क्या कर देती, एक तरह से आप समझोगे तो पूरा कोल्ड डेजर्ट बना देती। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट बना देती, तिब्बत जैसी स्थिति होती है। फिर दूसरी चीज कि मानसून, फिर इंडिया में बारिश ही नहीं होती, मानसून आगे चले जाते, तो साउथ वेस्ट मानसून जो आते हैं वो कहीं और निकल जाते, चाइना में कहीं बारिश करवा रहे होते, शायद गोबी डेजर्ट में बारिश हो रही होती। तो इस तरह से माउंटेन्स का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा है जब आप इंडिया की लोकेशन को समझते हैं, इंडिया के साइज को समझते हैं। तो क्लियर है? तो इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, north and northeast, south of about 22 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टैपर। अब क्या हो रहा है, आप जैसे देखेंगे तो 22 डिग्री जो है, साउथ 22 में अगर आओगे तो 22 साउथ, अब बोलोगे सर ये तो नॉर्थ है, 22 डिग्री नॉर्थ होना चाहिए, हमने अभी सीख क्या है पिछले वीडियो में, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि 22 डिग्री नॉर्थ जो है, ये जो लैटिट्यूड है इसके साउथ में, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लिखा है ना, तो इस नॉर्थ लैटिट्यूड के साउथ में आप जाओगे ना तो क्या लिखा है, इट बिगिंस टू टैपर। तो इस तरह से टैपरिंग शेप आपको देखने को मिलेगा कंट्री का। ठीक, इट बिगिंस टू टैपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन डिवाइडिंग इट इनटू टू। इंडियन ओशियन की तरफ एक्सटेंड करता चले जाता है, इंडियन ओशियन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। कौन कौन से? एक है अरेबियन सी और दूसरा है बे ऑफ बंगाल। तो इस तरह से दो हिस्सों में आपको विभाजित होते हुए देखने को मिलेगा। कौन? मतलब इंडियन लैंडमास जो प्रोट्यूट कर रहा है एक तरह से, ये इंडियन पेनिनसुला जो है, जो टैपरिंग पेनिनसुला है 22 डिग्री के साउथ में, वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा इंडियन ओशियन में पेनिट्रेट करते हुए इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ latitude it begins to taper and extends towards the Indian Ocean, dividing it into, Indian Ocean को डिवाइड कर रहा है अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में। तो बॉब बे ऑफ बंगाल हो गया और एएस जो है तो ये अरेबियन सी हो गया, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो अब देखो आपको इससे ज्योग्राफी समझ में आ गई कि ज्योग्राफिकली कहां लोकेटेड है इंडिया। ठीक है, लोकेशन पढ़ रहे हैं ना, साइज पढ़ रहे हैं ना, तो लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एक चीज होती है, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वर्ल्ड शेयर हो गया, वो एक चीज होती है, और ज्योग्राफिकली भी आप लोकेट कर सकते हो। जैसे हम बताते ना कि मेरा घर पार्क से 3 घर छोड़ के है, ठीक है, पार्क के बाद में 3 घर छोड़ के आ जाना, तो अब ज्योग्राफिकली लोकेट कर रहे हो उसको थोड़ा सा कि पेड़ है वहां पे और वहां पे क्या है, खुला मैदान है, उसके बाजू में घर है। क्लियर? तो वैसे हम क्या है, लोकेशन इंडिया की ज्योग्राफिकली भी दे सकते हैं कि इट इज बाउंडेड बाय माउंटेन्स। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से? हिमालयाज जो है, तो नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट सब जगह से माउंटेन से घिरा हुआ है। ठीक है, और साउथ में आप जाओगे तो इंडियन ओशियन है जिसमें एक टैपरिंग शेप लेते हुए कंट्री
जो है इंडियन ओशियन को अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में डिवाइड कर देता है। दोनों साइड जो है ईस्ट और वेस्ट में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद आगे और इंटरेस्टिंग चीजें आती है। अब इंडिया की लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है और उनकी सिग्निफिकेंस है। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक झलक दे दी थी कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की अपनी सिग्निफिकेंस होती है। अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना आपके मन में, और जो बुक में भी दिए, जो शायद कहीं नहीं मिलते हैं जिनका सोल्यूशन, उन्हें डिस्कस करेंगे। देखो बहुत अच्छे से समझेंगे, प्यार से समझना। क्या है यहाँ पे? The latitudinal and longitudinal extent of mainland is about 30 डिग्री। ठीक है, despite this fact the east west extent appears to be smaller than the north south extent। अब ये जो कहानी है ना, ये अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो थोड़ा समझो ये स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इंडिया की अगर आप लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को समझोगे ना, इस डायग्राम को समझो अच्छे से। देखो तो यहां पे क्या है, 37 डिग्री से 8 डिग्री है, मतलब हम मिनट्स वाला पार्ट अभी हटा देते हैं। तो 8 डिग्री से 37 डिग्री मतलब कितना हो गया? ठीक है, 8 से 18 10 हो गया, 18 से 28 20 हो गया, 28 से 38 30 हो गया। ठीक है, तो 37 डिग्री 6 मिनट्स तो आसपास है, तो अप्रोक्स मतलब 29 डिग्री कुछ मिनट्स होने वाला है, तो इसको अप्रोक्स 30 डिग्री बोल सकते हैं। कि कितना लेंथ है पूरा? ये 30 डिग्री का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो यहां से यहां तक जो लैटिट्यूड है 8 डिग्री से 37 डिग्री, तो वो 30 डिग्री पे एक्सटेंड होता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का एक्सटेंड है। ठीक, अब अगर हम बात करें इधर से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहां से चालू हो रहा है? 68 डिग्री से। ठीक है, 68 डिग्री से जैसे अगर आप देखोगे तो 68 से 78 10 हो गया, 78 से 88 20 हो गया, 88 से 98 30 हो गया। कहां तक गया है? 97 तक, तो वही 29 डिग्री कुछ मिनट्स। तो अप्रोक्स हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये भी 30 डिग्री है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी अप्रोक्स कितना है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी अप्रोक्स 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्या है? यही स्टेटमेंट है कि दी लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। तो जो इंडियन मेनलैंड है ना, उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऐसे देख लो आप, ठीक है, या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऐसे देख लो आप, 30 डिग्री है लगभग लगभग। ठीक है, लगभग लगभग, इसीलिए अप्रोक्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर्स टू बी स्मॉलर। लेकिन इसके बावजूद भी हमें क्या लगता है, जब हम मैप को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इंडिया यहां से यहां तक ज्यादा लंबा है। ठीक है, और यहां से यहां तक इंडिया छोटा है। ऐसा लगता है ना कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है हमारी, या फिर इसको ऐसे समझो कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है ये छोटी है कंपेयर किया जाए नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से। देखने में ऐसा लगता है ना मैप पे, लेकिन अब आज के बाद नहीं लगना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया अप्रोक्स 30 डिग्री इधर भी हो रहा है, अप्रोक्स 30 डिग्री का एक्सटेंट इधर भी हो रहा है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी 30 डिग्री, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी 30 डिग्री। तो क्या है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बराबर ही है। अब बोलोगे सर एकदम बराबर नहीं, एकदम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। जैसे क्या है कि हमारी जो नॉर्थ से साउथ तक की एक्सटेंट है, तो डिग्रीज में तो अप्रोक्स 30 डिग्री हो रहा है, लेकिन उसको किलोमीटर्स में देखोगे तो क्या है? किलोमीटर्स में 3214 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि ज्यादा है। ठीक है, नंबर्स में देखोगे तो ज्यादा है थोड़ा सा। और उसको अगर इधर से देखोगे आप, ठीक है, यहां ऐसे देखोगे तो ईस्ट मतलब ये वेस्ट से ईस्ट तक की जो एक्सटेंट है वो कितने किलोमीटर की है? 2933 किलोमीटर। तो कुछ 200 किलोमीटर का फर्क है। आप बोलोगे सर 200 छोटा होता है क्या? लेकिन ये हजारों किलोमीटर में 200 तो छोटा ही लगेगा ना, हजारों किलोमीटर में 200 छोटा लगेगा। ठीक है, और अच्छा अपीयर क्यों होता है छोटा? पता है अपीयर इसलिए होता है क्योंकि यहां पे आपको एक कंटिन्यूस स्ट्रेच देखने को मिलता है। और यहां पे छोटा क्यों लगता है? पता है क्योंकि यहां तक आए आप, उसके बाद में बीच में नेपाल आ गया, भूटान आ गया, बांग्लादेश आ गया, फिर नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंट आ गया। तो एक्सटेंट जो है वो क्या है? 30 डिग्री है अप्रॉक्स, लेकिन वो दिखता छोटा है क्योंकि बीच में क्या है? आपको यहां पे डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। ठीक, हम जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड हैं, दिल से बहुत तगड़े कनेक्टेड हैं, लेकिन ज्योग्राफिकली थोड़ा सा कम एरिया है जो हमें जोड़ता है। ठीक है, तो उस कारण से आपको छोटा ऐसा दिखता है। क्लियर हो गया? चलो, और नॉर्थ साउथ देखोगे तो एकदम कंटिन्यूस स्ट्रेच है कि यहां से दौड़ लगाओगे तो सीधे नीचे पहुंचोगे। ठीक है, तो ये फैक्ट था, एक ध्यान रखने वाली चीज है थोड़ी सी कि इंडिया साइज और लोकेशन को जब आप पढ़ते हो तो वो लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में बताया गया था। अब इनकी सिग्निफिकेंस को अगर समझे ना, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो होती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब कि ये आपके देश की ये वाली जो एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है पता है? तो इट इन्फ्लुएंसेस दी सनराइज एंड सनसेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट में सनराइज और सनसेट जो है उसे इन्फ्लुएंस कौन करता है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब यहां आता है पॉइंट जो अधिकतर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, जो आपके मन में सवाल आता है कि सर वो टाइम लैग वाला क्या सिस्टम है, समझ नहीं आया, स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों रखा है? तो वो सारे डाउट्स हम क्या करेंगे अभी क्लियर करेंगे। देखो तो क्या कहा जा रहा है, बहुत अच्छे से समझना। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस दी सनराइज एंड सनसेट। क्या हो रहा है कि ये एक लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक है, ये एक लॉन्गिट्यूड हो गया, ये एक लॉन्गिट्यूड हो गया, तो ऐसे लॉन्गिट्यूड्स है। अब लॉन्गिट्यूड्स पे क्या होता है? अलग मतलब ये डिफरेंट लॉन्गिट्यूड जो है क्या कर रहे हैं?
अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट करता है, ठीक है, ये रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, इतनी तेजी से नहीं लेकिन घूमता है अर्थ, ठीक। अब ये अर्थ जब ऐसा रोटेट करता है ना, आप क्या देख रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट कर रहा है अर्थ, तो यहां पे जो रोटेशन चलता है, तो इस रोटेशन के चलते क्या हो रहा है, इस रोटेशन के चलते जैसे आप देखोगे तो इंडियन एक्सटेंट कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। तो सबसे पहले, और अर्थ क्या ऐसा कर्व में, मतलब गोल है ना एकदम ऐसे स्ट्रेट, ऐसा मैप पे दिखता है हमें 2D, लेकिन 3D विजुलाइज करोगे तो क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल, अब पता नहीं आपको इसमें कितना दिख रहा है, लेकिन मेरे साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो कि इंडिया का ये वाला पार्ट और इंडिया का ये वाला पार्ट, तो उसमें ऐसा घुमाव रहेगा, कर्वेचर रहेगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल कर्वेचर की बात कर रहे हैं हम, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल। तो अब क्या होगा, मैं सूर्य हूं, ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहां से जब सनलाइट जाएगी तो ये अर्थ धीरे धीरे आएगा। तो सबसे पहले सनलाइट कहां पहुंचने वाली है, अरुणाचल प्रदेश में पहुंचेगी ना, और अब अर्थ थोड़ा और रोटेट करेगा तब गुजरात में, गुजरात क्योंकि क्या है, वेस्टर्न पॉइंट है। तो जिस तरह से अर्थ घूमेगा ना, तो अर्थ के अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे अलग अलग अमाउंट में सनरेज रिसीव होती है, ठीक है। एक दिन में सुबह जो होती है, तो इस सबसे पहले क्या कहा जाता है, जैसे ये पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन में कोई नहीं रह रहा है मछलियों के अलावा, फिर क्या होता है, सबसे पहले जिस देश में सूर्य की किरणें जाएगी तो जापान, तो द लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहते हैं। क्यों, क्योंकि जापान में जैसे अगर आप देखोगे तो डे स्टार्ट्स विद जापान, ठीक, क्योंकि डेट लाइन कहां मिलेगी आपको डेट लाइन यहां देखने को मिलेगी पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, जापान में सबसे पहले सूर्य की किरणें आई गई, तो फिर जापान में सुबह हो गई, लेकिन हमारे यहां भी रात ही है। क्यों, क्योंकि हमारे इंडिया के जो लॉन्गिट्यूड्स है, इंडिया जिन लॉन्गिट्यूड्स पे लाई करता है, तो वहां भी सनरेज नहीं गई है। फिर क्या होगा कि इधर जैसे आप देखोगे तो जापान में सुबह हो गई, दोपहर हो गई, फिर उसके बाद में अब इंडिया पे भी क्या आने लगी, सनरेज आने लगी। क्यों, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, आगे समझ में। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो होती है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो होती है, तो इट इन्फ्लुएंसेस द सनराइज एंड सनसेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इज दैट क्लियर। अब वही लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, अगर ध्यान रखना ये चीजों पे क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और एक एक शब्द जो होता है जिसने कंसेप्ट समझा है उसके लिए आसान है, और जिसने रटा है तो वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में कंफ्यूज हुए कि आंसर गलत हो गए। तो समझ के चलना मेरे साथ, ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम बात करें, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो इट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब ये लाइन जो है ना, इस लाइन को अभी के लिए सिर्फ सुन लो, क्योंकि जब वो कन्याकुमारी वाला क्वेश्चन हम डील करेंगे, अभी करेंगे डील, तो उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। लैटिट्यूड क्या करता है, डे और नाइट जो है, तो ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट मतलब क्या है कि दिन का बड़ा होना, दिन का छोटा होना। जैसे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि विंटर्स में, ठीक है, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं ना, वो ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं साउथ इंडिया की अपेक्षा में, कि विंटर्स में रातें बड़ी हो जाती है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, ठीक है, और दिन छोटे रहते हैं, ठीक। तो डे और नाइट की जो ड्यूरेशन रहती है, और यही चीज उल्टी हो जाती है समर्स में, कि दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी हो जाती है। तो ये जो डे और नाइट की ड्यूरेशन है ना, ये कौन इन्फ्लुएंस करता है पता है, लैटिट्यूड इन्फ्लुएंस करता है। क्यों, क्योंकि हर लैटिट्यूड पे भी अलग अलग सीजन में क्या होता है, अलग अलग अमाउंट में सोलर इंसुलेशन रिसीव हो रही होती है। इस चीज को अभी और अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो एक जो सवाल है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो होती है ना, तो इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के चलते क्या होता है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे का टाइम लैग होता है। कहां से कहां तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में। और इसके इंप्लीकेशंस क्या है, ये टाइम लैग क्यों होता है, ये समझ में आया। देखो कुछ स्टूडेंट्स को अभी आ गया होगा, हाँ सर वो क्या हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ अर्थ रोटेट करता है, तो पहले जिन लॉन्गिट्यूड्स पे सनरेज जाएगी वहां पहले सूर्य की किरणें पड़ेगी, तो वहां पहले सुबह होगा, और जो लॉन्गिट्यूड्स पीछे की तरफ है तो क्या होगा, उनपे लेट सनराइज जाएगी, सनरेज जाएगी, तो उस कारण से सनराइज वहां पे लेट होगा, तो वहां क्या होगा कि सवेरा जो है वो लेट होने वाला है, तो इस कारण से टाइम लैग आना है। अभी जिन लोगों को नहीं आया समझ में, तो अब विजुअलाइज करो चलो एक बार और मेरे साथ, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, ठीक, अच्छे से समझना आप यहां पे प्यार से। क्या है कि ये अर्थ है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये गुजरात है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दिख गया। अब क्या होता है कि मैप पे अगर आप देखोगे, तो मैप पे अरुणाचल प्रदेश मतलब ग्लोब पे अगर आप देखोगे, तो ग्लोब पे और मैप में डिफरेंस है। मैप क्या होता है, 2D इमेज है, तो हमें ऐसा दिखता है सर हाँ ये और ये सामने तो दिख रहे हैं, एक ही नजर से तो देख सकते हैं हम, लेकिन अर्थ के साथ ऐसा केस नहीं है। क्यों, क्योंकि अर्थ में आपको क्या देखने को मिलेगा कि अलग अलग लॉन्गिट्यूड है और सनरेज यहां से जा रही है। तो अब इस समय यहां से अगर सनरेज जा रही तो पीछे तो क्या है, एकदम घनघोर अंधेरा है, ठीक है, रात हो रही है, लोग सो रहे होंगे यूएसए में, ठीक। अब क्या होगा लेकिन कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करते चले जाएगा, अर्थ रोटेट करते चले जाएगा ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो क्या होता चला जाएगा कि ये सारे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स क्या होते जाएंगे, आगे आते जाएंगे। तो सबसे पहले जो लॉन्गिट्यूड आएगा इंडिया के कंटेक्स्ट में, अगर हम इंडिया की बात करें, वर्ल्ड को छोड़ दो अभी, तो सबसे पहले इंडिया का कौन सा पार्ट सनरेज रिसीव करेगा, अरुणाचल प्रदेश को रिसीव करेगा, ठीक है। अब लेकिन गुजरात जो है ना, तो गुजरात वाला लॉन्गिट्यूड जो है वो अभी पीछे है थोड़ा, वहां पे सनरेज अभी थोड़ी ना जाएगी, तो गुजरात वाले लॉन्गिट्यूड को इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब जब अर्थ ऐसा रोटेट करेगा, ठीक है, ऐसा रोटेट करेगा, हाँ, तो अब जितनी सनरेज
उस टाइम पीरियड में कहां अरुणाचल प्रदेश में आ रही थी ना, अब सेम अमाउंट की सनरेज कहां जा रही है, गुजरात में जा रही है। ठीक है, तो सर गुजरात में भी सवेरा हो गया, चलो उठते हैं स्कूल चलेंगे। लेकिन अब जब ये गुजरात में सवेरा हुआ ना, तो जब तक क्या है, अरुणाचल प्रदेश तो आगे आ गया ना, अरुणाचल प्रदेश वाला लॉन्गिट्यूड मतलब आगे रोटेट हो गया, तो अब अरुणाचल प्रदेश में तो ज्यादा सुबह हो गई होगी ना, एक पीरियड लग के खत्म हो गया होगा वहां तो स्कूलों में। अगर समझ में, तो इस हिसाब से क्या कहा जाता है, टाइम लैग समझ में आया ना। टाइम लैग क्या है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, ऐसा अर्थ रोटेट कर रहा है, तो इस प्लेस पे जो अभी समय हो रहा होगा सूर्य की किरणों के हिसाब से, वो समय आगे निकलेगा, तभी तो पीछे वाली जगह पे वही समय आएगा वापस। ठीक है, तो इस तरह से अर्थ का रोटेशन जो है, अर्थ का रोटेशन टाइम लैग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये टाइम लैग कितना है, 2 आवर्स का है। अब मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल बताता हूं। देखो, इसको पता है बहुत अच्छे से एक एक चीज को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है डिग्री निकाल के, लेकिन वो बहुत मैथमेटिकल हो जाता है, तो उसके लिए हम उसमें नहीं घुस रहे, लेकिन मैं आपको चीजें समझाता हूं। जिस स्पीड से अर्थ रोटेट करता है ना, उस हिसाब से पता क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूड्स आपने बताए, तो मान लो कि अभी 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे क्या है, डायरेक्ट सनरेज जा रही है, मतलब 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे क्या हो रहा है, मतलब 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे रात क्या बज रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं, एकदम डायरेक्ट है। तो इधर जो मान लो क्या है, इधर इसके बाद में जैसे 10 है, ठीक है, 10 के बाद में इधर क्या होगा, तो अगर हम पीछे चलते चले जाएं, जैसे 96 था, 92, 98, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगी, 10 डिग्री के हम और पीछे जा रहे हैं, 10 डिग्री के पीछे जा रहे हैं, 8 डिग्री पे आ गए, 6 डिग्री पे आ गए। तो मान लो कि 6 डिग्री पे अभी सवेरा हुआ है, ठीक है, 6 डिग्री पे अभी सवेरा हुआ, अच्छे से समझना, 6 डिग्री पे अभी सवेरा हुआ है। अब क्या होगा कि ये 6 डिग्री यहां आया, 6 डिग्री यहां आया, तो क्या होगा, 6 डिग्री पे अब सवेरा होके आगे बढ़ गया ना, वो टाइम तो आगे निकल गया, लॉन्गिट्यूड आगे आ गया, तो सवेरा होके अब यहां दोपहर आ गई है। लेकिन अब ये 0 डिग्री जो रहेगा, तो ये 0 डिग्री जो है, तो यहां पे अब सवेरा हो रहा होगा। तो बेसिकली जो आपको चीज समझना है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो रहता है ना, 1 डिग्री से दूसरे डिग्री की लॉन्गिट्यूड पे वही सेम अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन पहुंचने में 4 मिनट लगते हैं। ये चीज ध्यान रखना, मतलब कि आप देख रहे हैं यहां पे क्या है, 97 डिग्री है लॉन्गिट्यूड, और यहां पे क्या है, 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, 97 और 68 30 डिग्री का अप्रोक्स क्या है, 30 डिग्री का अप्रोक्स डिफरेंस है। तो जब 1 डिग्री को, मैंने आपको ये फैक्ट बता दिया, 1 डिग्री सनरेज को ट्रैवल करने में, अब जैसे सनरेज कहीं दौड़ नहीं लगा रही होती, ठीक है, सनरेज जो है दौड़ नहीं लगा रही होती है, ये घूम रहा होता है, वो कहने का तरीका है क्या, कि सनरेज जो ट्रैवल करती है ना, तो 1 डिग्री सनरेज को पहुंचने में 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, कैसे, क्योंकि 4 मिनट में अर्थ उतना घूम जाता है, तो सनरेज तो वही है, लेकिन वो अर्थ को घूम के, मतलब 4 मिनट में अर्थ जितना घूमता है, तो उसमें आगे जो पीछे वाली डिग्री है वो उसी पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से 30 डिग्री है ये। ठीक, अब 30 डिग्री को कितना टाइम लग जाएगा, तो 4 × 30 कर दो, 120 हो गया। ठीक है, तो 4 × 30 करने से क्या हो गया आपका, 120 आया। 120 मिनट्स, 1 डिग्री पे 4 मिनट लगता है, तो उस हिसाब से गुजरात पे, मतलब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य, मान लो क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में कितनी बज रही है कि सूरज उग गया यहाँ पे सुबह के 8 बज गए, लेकिन यहां लोग सो ही रहे होंगे, 6 ही बज रहे होंगे। क्यों, क्योंकि यहां इस पॉइंट पे 8 बजने में कितना टाइम लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंट, जैसे कि ये अरुणाचल प्रदेश था, ये अरुणाचल प्रदेश पे सुबह हो गई है, ठीक है, यहाँ पे 8 बज गए, सब उठ गए, लेकिन यहाँ अभी उतना सनरेज गया नहीं है, तो ये सनरेज यहाँ पहुंचते पहुंचते, ठीक है, 2 घंटे लग जाएंगे। मतलब ये वाला लॉन्गिट्यूड जो है वापस यहाँ इस पोजीशन पे आते आते, जिसपे पहले अरुणाचल प्रदेश था, वहां आते आते 2 घंटे लग जाएंगे। तो इस कंटेक्स्ट में क्या कहा जाता है कि 30 डिग्री का जो स्ट्रेच है, ठीक है, तो उस 30 डिग्री के स्ट्रेच के कारण हमारी कंट्री के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे जो टाइम हो रहा होगा और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे जो टाइम हो रहा होगा, तो उसमें एक टाइम लैग होगा 2 घंटे का। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको सभी तरह से बार बार रिपीट करके, 10 बार रिपीट करके समझाया है, और अब वो सेट हो गया दिमाग में, हाँ सर, कि वो रोटेशन जो है ना, उस रोटेशन पे आप देखोगे एक एक लॉन्गिट्यूड जो रहता है, तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट लगते हैं, यहाँ 30 डिग्री का स्ट्रेच है, तो उस हिसाब से कितना लग जाएगा, उस हिसाब से अगर हम समझे तो 120 मिनट, मतलब 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न पॉइंट में जो अगर आप टाइम डिफरेंस देखोगे तो 2 घंटे का टाइम लैग होगा। तो यह आया समझ में, 2 घंटे का टाइम लैग। तो उस हिसाब से क्या होता है, उस हिसाब से आप बोलोगे कि सर मतलब हम क्या कहते हैं कि हम सोए रहेंगे और अरुणाचल प्रदेश में बच्चे स्कूल पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम तो, हमारा कोई दोस्त रहता है कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में, और हम गुजरात में रहते हैं, तो हम उसे फोन लगाएंगे उसके बर्थडे पे, तो ऐसे में तो सब टाइम आगे पीछे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ 12 बज रहे होंगे, जब हमारे यहाँ 12 बजेंगे तो उसके यहाँ तो रात के 2 बज गए होंगे, वो तो सेलिब्रेट करके सो गया होगा। ठीक है, बहुत सारी समस्या हो सकती है। अगर मान लो क्या है कि आपका दोस्त आपको फोन लगा रहा, तो उसके यहाँ 12 बज गए, लेकिन आपके यहाँ 10 ही बज रहे हैं, आप बोलोगे कैसा दोस्त है, 2 घंटे पहले ही फोन लगा दिया। तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें यह करना होगा कि चाहे आप गुजरात में रहो, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में रहो, आपकी घड़ियां जो है ना वो एक जैसा टाइम दिखाए। आप बोलोगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, घड़ियां टाइम एक जैसा कैसे दिखा सकती है, आया समझ में? तो उस चीज को आप इक्वलाइज कैसे करोगे? देखो फिर से, अब मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, टाइम लैग का कंसेप्ट क्या है। अब हम चीजों को एक बार समेट लेते हैं।
ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड होते हैं, लैटिट्यूड होते हैं। इंडिया का साइज आपने समझ लिया। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 30 डिग्री है। 1 डिग्री कवर करने में सनरेज को 4 मिनट लग जाते हैं। 30 डिग्री कवर करने में लगभग 120 मिनट्स लग जाएंगे। 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर इंडिया का देखोगे तो उन दोनों के बीच में, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में 2 घंटे का टाइम लैग होता है। ठीक है, 2 घंटे का टाइम लैग होता है। उसके इंप्लीकेशन समझ में आए ना कि टाइम लैग क्या होता है, वहां तक चीजें क्लियर है। अब देखो क्या है, तो अब अगर हम देखें तो अब वो इक्वलाइज करोगे कैसे, इक्वलाइजेशन वाली बात आ गई है, उसे समझते हैं। देखो इक्वलाइजेशन के लिए सिंपल सा तरीका ये है, जैसे वही है ना कि यार मुझे उतनी दूर सामान लेने जाना है तो एक काम करो, आधे रास्ते में आ जाता हूं, आधे रास्ते तुम आ जाओ। ठीक है, वही चीज यहां पे होती है। तो क्या होता है, हेंस द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। ठीक है, तो मिर्जापुर की अगर बात करें, मिर्जापुर सुनते से कुछ ध्यान आ गया आपको, तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें ना, तो वहां को उसे क्या लिया गया है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री लिया गया है। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन, अब देखो यहां पे, ठीक है, आपको ये दिख रहा है, ये 80 डिग्री है, ये 84 डिग्री, और ये बीच में से एक लाइन जो जा रहा है ये 82 डिग्री 30 मिनट्स है। 82 डिग्री 30 मिनट्स जो है ना, इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया माना गया है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या बला है, ठीक है, इसे समझो। तो अब मैंने आपको बताया टाइम लैग है। अब यहां सूर्य उग गया है, ठीक है, यहां सुबह के 8 बज गए, यहां लोग सो ही रहे होंगे, क्यों, क्योंकि यहां अभी सूर्य की किरणें पहुंची नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि वही वाली बात है, फिर आप पूरी कंट्री में एक जैसे काम कैसे चला पाओगे, एक जैसा टाइम होना चाहिए ना। तो आपने क्या सोचा कि यहां चलो सूर्य उग गया, यहां लोग उठ गए, 8 बज गई है, लेकिन यहां हम इन्हें बोलेंगे कि 1 घंटा और सो लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां हम सूर्य की किरणों के हिसाब से टाइम नहीं चलाते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहां पे एक सिंपल सी चीजें करते हैं कि जो हमारी कंट्री के बीचों बीच टाइम होगा वो टाइम सेट करते हैं। तो मान लो कि सूर्य की किरणें जब इस पॉइंट पे आएगी, इस डिग्री पे आएगी, ठीक है, किस डिग्री पे, 82 डिग्री पे। 82 डिग्री को ही क्यों सेलेक्ट किया गया, ध्यान रखना, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट है। 68 से 82 कितना हो गया, 68 से 82 14 डिग्री हो गया। ठीक है, इधर 97 से 82 आ जाओगे तो ये भी लगभग 14 डिग्री के आसपास हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हो गया, उस हिसाब से आप देखोगे ना, तो ये सेंटर पॉइंट है पूरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में। ये 82 डिग्री 30 मिनट्स 30 मिनट्स ईस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड है ना, वो क्या है, वो पूरी कंट्री की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में एकदम सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट है। सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट को आप क्या कंसीडर करोगे, सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट को आप स्टैंडर्ड मेरिडियन कंसीडर करोगे। उसका फायदा क्या है, देखो फायदा मैं समझाता हूं, फायदा फिर से समझना, हाँ यहां पे अच्छे से फायदा भी क्लियर है कि अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सुबह हो गई थी, ठीक है, लेकिन गुजरात में क्या अभी रात ही हो रही थी। तो आपने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को बोला अभी उठो मत, ठीक, क्यों मत उठो, क्योंकि अभी आपके हम टाइम क्या कर देंगे, जो कंट्री के सेंटर में टाइम हो रहा होगा उसको सेट करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से अगर मान लो स्टैंडर्ड मेरिडियन पे जब सुबह की 8 बज रही होगी रियलिटी में, तो उस हिसाब से क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश के लोगों की टाइम को सेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में भी कितना मानेंगे हम, जितना स्टैंडर्ड मेरिडियन में टाइम हो रहा होगा, स्टैंडर्ड मेरिडियन में टाइम हो रहा होगा। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन के टाइम को आप अगर कंसीडर करोगे तो इससे होगा क्या कि गुजरात में जो 2 आवर्स का लैग था ना, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। कैसे, तो आप गुजरात के लोगों से बोलोगे कि चलो भाई अभी ज्यादा मत सो, थोड़ा जल्दी उठ जाओ, तो आपने 1 घंटा क्या कर दिया, इधर से टाइम को प्लस कर दिया, 1 घंटा इधर के जो टाइम लैग था उसको माइनस कर दिया, तो प्लस और माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब समझ में आया ना, इधर से आपने क्या करा, जो टाइम लैग था 2 घंटे का, तो 1 घंटे के टाइम लैग को माइनस करा। आपने बोल दिया कि यहां 8 बज रही है, रियलिटी में सनराइज 8 बजे की लायक आ गई है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे यहां 7 ही बज रही है, यहां सुबह की 6 बज रही है, लेकिन आप क्या बोलोगे कि यहां पे, ठीक है, रियलिटी में सुबह की 6 बज रही है, लेकिन आप यहां जो गुजरात है, जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, वहां पे क्या टाइम सेट करोगे, तो वहां का टाइम लेगा आप 1 आवर्स बढ़ा दोगे। ठीक है, तो उसको आपने क्या बोल दिया कि अब 7 आपके यहां भी बज गई है, तो 7 कहीं नहीं बजी है, दोनों ही जगह पे 7 नहीं बजी है, 7 कंट्री के सेंट्रल मोस्ट पार्ट में बज रही है, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो सेंट्रल मोस्ट लॉन्गिट्यूड है उसमें बज रही है 7। तो हमने क्या करा कि अब यहां 7 बज रही है, तो मतलब कंट्री का इतना पूरा मेजर पार्ट जो है, ठीक है, यहां तो 7 बजी रही होगी, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न पे भी 7 बजा देते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि जो टाइम लैग था ना, उसको रिड्यूस कर दिया गया, टाइम लैग को रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है, विजुअलाइजेशन वाली चीज है, जिन्होंने विजुअलाइज कर लिया उन्हें समझ में आ गया। ठीक, इसी कारण से क्या है, मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में, उसको हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड मेरिडियन की तरह कंसीडर करके चलते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर दी होल कंट्री इज कंसीडर्ड ऑन 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। क्लियर, चलो तो अब देखो यहां पे सवाल है, वाई 82 डिग्री, ठीक है, वाई 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट हैज बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। सो द आंसर
इज वेरी सिंपल। अब आप सारी चीजें पढ़ी चुके हैं। क्या लिखेंगे कि 82 डिग्री को स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाने के पीछे का कारण ये है कि जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, और जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड और वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड मतलब 97 डिग्री हो गया आपका ये, ठीक है, और यहाँ कितना हो गया 68 डिग्री हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे जब सूर्य की किरणें उगती है और यहाँ पे जब सूर्य की किरणें आती है तो उसमें 2 घंटे का टाइम लैग है, ठीक है, 30 मिनट्स 30 डिग्री का स्ट्रेच है ना, तो 2 आवर्स का टाइम लैग होता है। अब क्या होता है, 2 आवर्स के टाइम लैग को न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हो कि जब आप इधर से 1 घंटे का टाइम लैग माइनस कर दोगे, इधर से 1 घंटे का टाइम लैग क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो जो कंट्री का स्टैंडर्ड मेरिडियन होगा, जो कंट्री का सेंट्रल लॉन्गिट्यूड होगा, उस टाइम को जब आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे, तो आप यहां के टाइम लैग को माइनस करके, यहां के टाइम लैग को प्लस करके एक सेंट्रल पोजीशन को क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। सो why 82 degree 30 minutes east has been selected as the standard meridian of India? Because it is the central most longitude. It neutralizes the time lag between the eastern most longitude and the western most longitude. आ गया समझ में? तो बड़ा सिंपल था, इसको थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट एक बार और मैं आपको ब्रशअप करवा देता हूं कि क्योंकि अर्थ क्या करता है, ईस्ट से वेस्ट में रोटेट कर रहा होता है और उसी कारण से क्या है कि टाइम लैग होता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। उस टाइम लैग को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, किसे स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाते हैं 82 डिग्री को, क्योंकि इट इज द सेंट्रल मोस्ट लॉन्गिट्यूड। आ गया समझ में? इस सवाल का जवाब मिल गया ना, ढूंढते रहते हो। चलो एक और चीज है अब, तो देखो क्या है, ये मतलब डायग्राम से थोड़ा क्लियर मिल जाएगा आपको कि हाँ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश और टाइम लैग को हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। फिर एक सवाल ये भी आता है आपका कि स्टैंडर्ड मेरिडियन इसको ही क्यों बनाया, तो देखो ये जो है ना, ये क्या है, कंट्री के एकदम सेंटर से, सेंटर मोस्ट लॉन्गिट्यूड है उसके कारण से। अब क्या होता है कि सवाल जो कॉम्पिटिटिव सवाल है उन्हें कहीं से भी आ सकते हैं, तो देखो ऐसी छोटी छोटी चीजें कि एक सवाल ये पूछ लिया जाता है कि ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है किन किन स्टेट से पास होता है, बताओ, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से पास होता है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से पास होता है और आंध्र प्रदेश से पास होता है। तो इन स्टेट्स से पास होता है, ध्यान रखना। कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है ना, इन 5 स्टेट से पास होते हुए जाता है। अब एक सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी क्या, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कंट्री को क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कंट्री को ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में क्या करता है, डिवाइड करता है, 2 हिस्सों में डिवाइड करता है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ध्यान आया, पढ़ के आए थे पिछली वीडियो में, वो किन किन स्टेट्स से पास होता है। एक सवाल ये भी बनता है, तो वो गुजरात से पास होता है, वो राजस्थान से पास होता है, वो मध्य प्रदेश से पास होता है, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ से पास होता है, वो झारखंड से पास होता है, वो वेस्ट बंगाल से पास होता है, वो नागालैंड से, त्रिपुरा से पास होता है, नमामि, ठीक है, और मिजोरम से पास होता है। तो इस तरह से कौन कहां से पास होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन भी और लॉन्गिट्यूड भी, ये भी पूछ लिया जाता है, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। अब एक सवाल ये जो है आपकी बुक में और क्या, कि व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन के एसेंस को समझो। वो क्या कह रहे हैं कि आप ऐसे समझो, पहले मैप पे समझे हम कि यहां कश्मीर है, ठीक है, जैसे अगर हम समझे चीजों को तो क्या क्या कहा जा रहा है कि ये कश्मीर है। तो अब कश्मीर में क्या है, कश्मीर में डिफरेंस बिटवीन डे और नाइट जो है, ठीक है, तो कश्मीर में डे एंड नाइट जो है वो बहुत ज्यादा, उसके बीच में जो ड्यूरेशन में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा फील किया जाता है। और कन्याकुमारी में जो डिफरेंस होता है, कन्याकुमारी मतलब क्या, एकदम साउथ में आ गए आप, ठीक है, तो यहां पे डे और नाइट के बीच में जो ड्यूरेशन का डिफरेंस है उसे बिल्कुल कम फील किया जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है, आप इसको अपनी भाषा में समझाएं, सिंपल मतलब यह है कि आपने देखा होगा क्या है कि नॉर्थ इंडिया जो है ना, आप कश्मीर कभी जाओ घूमने, कब किस टाइम पे जाओ, विंटर्स में, तो रातें बहुत बड़ी होती है, दिन बहुत छोटे हो जाते हैं। वहीं समर्स में जाओगे तो दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती है। लेकिन कन्याकुमारी जो है, साउथ इंडिया घूमने जाओ तो वहां पे दिन और रात दोनों बराबर बराबर के रहते हैं। तो ये डिफरेंस जो है साउथ इंडिया में क्यों फील नहीं होता, कन्याकुमारी पे क्यों फील नहीं होता है, कश्मीर में क्यों होता है, दैट इज द क्वेश्चन। अब थोड़ा ध्यान करो, मैंने आपको क्या बताया था, जो प्रॉमिस किया था कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, तो आप मतलब लॉन्गिट्यूडनल सिग्निफिकेंस तो आपको समझ में आ गई कि हाँ लॉन्गिट्यूड से क्या होता है, सनराइज और सनसेट जो है उसमें डिफरेंस आता है। लेकिन लैटिट्यूड जो होते हैं ना, ये लेटा हुआ लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूडनल इन्फ्लुएंस क्या होती है पता है, लैटिट्यूड किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहां जैसे अगर आप देखोगे ना, ये सन है, ठीक है, आप सन, इस पे अब बोर्ड में ही आ गया सन, तो इधर से क्या है, सोलर इंसुलेशन जा रही है। तो आप देखो सोलर इंसुलेशन जा रही है, सोलर इंसुलेशन नॉर्थ पोल पे ज्यादा है, साउथ पोल पे सोलर इंसुलेशन नहीं है। और कारण पता है क्या है, तो बिकॉज अर्थ इज टिल्टेड। अर्थ, एक चीज ये ध्यान रखना ज्योग्राफी में सबसे बेसिक चीज यही है, जब आप फंडामेंटल्स को समझते हैं, कि अर्थ अगर टिल्टेड नहीं होता, टिल्टेड दिख रहा है ना, ये जो एक्सिस है, तो इसको क्या करके रखें, एकदम सीधा नहीं है अर्थ ऐसा,
ऐसा बॉल की तरह एकदम सीधा नहीं है, अर्थ ऐसा टिल्टेड है। और ये जो अर्थ का एक्सिस है ना, एक्सिस मतलब क्या है कि एक वही इमेजिनरी लाइन जो एकदम सेंटर से अर्थ से पास हो रही है, जिसके ऊपर अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है, तो वो एकदम सीधी नहीं है, वो टिल्टेड है। कितने डिग्री, 23.5 डिग्री टिल्टेड है वो। तो अर्थ का एक्सिस जो है ना, ये एक्सिस जो है, अर्थ एकदम सीधा ना होते, अर्थ ऐसा टिल्टेड है। अब ये टिल्टेशन के कारण पता है क्या समस्या होती है, टिल्टेशन के कारण ही पूरी समस्या होती है। क्या कि जो सोलर इंसुलेशन, देखो ये समझ में आया ना, ये अर्थ का एक्सिस क्या है, ये अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है इस तरह से, ठीक है, एकदम सीधा नहीं है। कि ये एकदम सीधा अगर होता तो समस्या ही नहीं होती कुछ, मतलब दिन और रात सब बराबर के होते, एकदम सब सारी जगह नॉर्थ पोल साउथ पोल सब पे एक जैसा टेम्परेचर रहता, ठीक है, सारी जगह क्या होता है, इक्वल अमाउंट में आपको सोलर इंसुलेशन, मौसम भी नहीं बदलते, ये सब कुछ होता। अगर ये टिल्टेशन एकदम मतलब ये एक्सिस अगर एकदम सीधा होता, कोई टिल्टेशन नहीं होता तो, लेकिन है वो तो अब टिल्टेड है, आप क्या कर सकते हैं। तो 23 डिग्री पे ऐसा टिल्टेड है, तो इस कारण से क्या होता है, देखो कि जब सोलर इंसुलेशन जाएगी ना, तो मान लो क्या है कि यही चीज है, इसको आप ऐसे इमेजिन करो, देखो अब आपको समझ में आएगा। दिख रहा है टिल्टेशन के कारण क्या हो रहा है कि आपको अगर ये साउथ पोल दिख रहा है तो नॉर्थ पोल नहीं दिखेगा, ठीक है। और वही केस मेरे साथ है कि इधर से मुझे क्या हो रहा है, अभी जैसे दिख रहा है साउथ पोल बहुत अच्छे से दिख रहा है, नॉर्थ पोल नहीं दिख रहा है। अब यही केस जब अर्थ घूम के इधर आ जाएगा तो अब क्या होगा, मुझे नॉर्थ पोल बहुत अच्छे से दिख रहा है, साउथ पोल नहीं दिख रहा है। मैं कौन हूं, सन, ठीक है। तो उस कारण से क्या होगा कि अब मेरी सोलर इंसुलेशन इस केस में कहां ज्यादा होगी, इस केस में सोलर इंसुलेशन नदर्न पोल में ज्यादा है, नदर्न हेमिस्फीयर में सोलर इंसुलेशन ज्यादा है, मतलब यहां समर्स होंगे, ठीक है। और जब अर्थ क्या होगा, इधर से घूम के आ जाएगा, रोटेट करके रिवॉल्व करके यहां आ जाएगा, तो अब क्या है कि अब समर्स कहां होंगे, साउथ हेमिस्फीयर में, क्योंकि सोलर इंसुलेशन कहां जा रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा जा रही है। सीधे मुझे सदर्न हेमिस्फीयर दिख रहा है ना, तो उसी कारण से क्या हो रहा है, उसी कारण से समझना कि जो इक्वेटर वाला पार्ट है, ये जैसे इक्वेटर है, तो इक्वेटर वाले पार्ट पे तो क्या है कि अर्थ कहीं भी रहे, मतलब अर्थ रिवॉल्व करता है ना ऐसे, जैसे ये देखो, इस डायग्राम के थ्रू और चीजें क्लियर हो जाएगी कि अर्थ जब रिवॉल्व करता है, क्लियर है, अच्छे से समझना। तो अर्थ का रिवोल्यूशन के पॉइंट अलग अलग रहते हैं। अब इस समय पे क्या है कि अर्थ जो सोलर इंसुलेशन है, सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट कहां है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहने वाला है, समर्स रहने वाले, यहां पे समर्स रहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में। ये कब का टाइम है, दिसंबर का, ठीक है। तो दिसंबर के टाइम पीरियड में ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहे होते हैं, दिसंबर के टाइम पीरियड में वो गर्मियों की छुट्टी बनाएंगे, क्यों, क्योंकि सोलर इंसुलेशन सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। अब वो घूम के जब इधर आएगा तो ये कौन सा टाइम पीरियड आ गया, ये वाला टाइम पीरियड आप मार्च का देखो, तो मार्च में डायरेक्ट क्या है, सोलर इंसुलेशन कहां जा रही है, ये देखो नदर्न हेमिस्फीयर में जा रही है, ऊपर की तरफ। तो हमारे यहां क्या बन रही होगी, गर्मियों की छुट्टी बन रही होगी, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है ना कि इक्वेटर वाला पार्ट जो, तो इक्वेटर तो खैर दोनों ही टाइम पे क्या रहता है, लगभग सेम अमाउंट में सोलर इंसुलेशन रिसीव कर रहा होता है। लेकिन इक्वेटर से ऊपर वाले जो लैटिट्यूड्स होंगे, ठीक है, इक्वेटर से ऊपर वाले लैटिट्यूड्स मतलब क्या होते हैं सर, तो इक्वेटर से ऊपर वाले लैटिट्यूड्स मतलब जैसे क्या है, इक्वेटर के पास में कन्याकुमारी है, लेकिन इक्वेटर से दूर क्या है, कश्मीर है। आगे समझ में आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जैसे कश्मीर ये यहां है, तो कश्मीर पे क्या है, सोलर इंसुलेशन में डिफरेंस जो है वो विंटर्स और समर्स में वेरी करेगी, और उस हिसाब से क्या है, दिन और रात जो है वो वेरी होंगे, दिन और रात का ड्यूरेशन वेरी होगा। लेकिन कन्याकुमारी जो है, तो वहां पे सोलर इंसुलेशन में ज्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगे, तो इस कारण से वहां पे दिन और रात में डिफरेंस ज्यादा फील नहीं होगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाई द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ अर्थ, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर, तो क्या लिखेंगे हम, बिकॉज ऑफ द टिल्टेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन इज इवनली रिसीव्ड एट कन्याकुमारी एंड दिस इज नॉट द सेम केस इन व्हेन इट कम्स टू कश्मीर, क्योंकि कश्मीर में क्या है, टिल्टेशन के कारण विंटर्स में तो सोलर इंसुलेशन कम होगी, समर्स में ज्यादा होगी। तो विंटर्स में जब सोलर इंसुलेशन कम होगी तो दिन छोटे हो जाएंगे, समर्स में जब सोलर इंसुलेशन ज्यादा होगी तो दिन बड़े हो जाएंगे, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, और एक सिंपल शब्द लिख सकते हो, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। और अर्थ भी एकदम फ्लैट थोड़ी ना ऐसा कि बस एक ही जगह सोलर इंसुलेशन जा रही है, अर्थ ऐसा कर्व्ड है। तो जो ऊपर वाले लैटिट्यूड्स होंगे, ये ऊपर वाले लैटिट्यूड्स, तो यहां पे सोलर इंसुलेशन भी स्लैंटिंग हो जाएगी, थोड़ी सी मुड़ के जाएगी, एकदम डायरेक्ट नहीं जाएगी। यहां पे क्या होगी, सोलर इंसुलेशन स्लैंटिंग हो जाएगी। स्लैंटिंग सोलर इंसुलेशन के कारण वहां पे दिन और रात में डिफरेंसेस आएंगे। बड़े प्यारे प्यारे कांसेप्ट्स थे जो हमने यहां पे डिस्कस किए। आई होप यू एंजॉयड इट, आपको क्रिस्टल क्लियर ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो पिछले वीडियोस में आपको चैप्टर की एक ब्रॉड थीम और चैप्टर का जो एसेंस है वो समझ में आ गया। अब इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि इंडिया ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में सिर्फ भारत ही है, ठीक है, विश्व में भारत है, ठीक है। विश्व में भारत है मतलब क्या है कि आप जैसे देखोगे तो वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज में इंडिया की क्या पोजीशन रही है, ठीक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो वह जो सारी चीजें हैं वह हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब देखिए, द इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अब क्या इस टॉपिक से एक जो फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है टीचर्स का, वो ये बन जाता है कि इंडियन ओशन, व्हाई इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। मतलब
उस ओशियन का नाम और भी रख सकते थे, अफ्रीका ओशियन रख देते, उस ओशियन का नाम आप क्या रख सकते थे, श्रीलंकन ओशियन भी रख सकते थे, लेकिन आपने इंडियन ओशियन का नाम इंडियन ओशियन ही क्यों रखा? ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये फेवरेट क्वेश्चन बनता है टीचर्स का, ठीक है, इसे भी समझेंगे हम इसी टॉपिक में। तो अगर हम जैसे देखें कि इंडिया की पोजीशन क्या है वर्ल्ड में, तो देखना समझना चीजों को कि इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। अब एशिया की अगर बात करें, वर्ल्ड की तो बात दूर की है, अगर हम एशिया की बात करें, पूरा जो भी कलर है, ठीक है, कौन सा कलर होता है, तो इस कलर को अगर जैसे आप देखोगे तो ये पूरा एशिया को दर्शाता है, ठीक है। अब एशिया में अगर आप देखेंगे ना, इंडिया की जो पोजीशन है, तो इंडिया की पोजीशन क्या है, एकदम सेंट्रली लोकेटेड है इंडिया, ठीक है। वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया दोनों के बीच में इंडिया है। तो ऐसा रहता है कि जब फोटो खिंचवाते हैं हम, तो क्या होता है कि बीच में जो इंसान रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है, नॉर्मली ऐसा होता है, ऐसा मतलब हर टाइम नहीं होगा, एक्सेप्शंस आर देयर। बाकी ये क्या है, तो इस तरह से इंडिया सेंट्रली लोकेटेड है, ठीक है, तो ये इंडिया की एक पोजीशन को क्या देता है, एक प्रोमिनेंस देता है, ठीक है, एक चीज हो गई। फिर अगर और आगे देखें हम, तो साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। अब एशिया में सेंट्रली लोकेटेड है, उसके बाद में अगर साउथ एशिया की बात करें ना, तो एशिया यहां पे खत्म हो गया, ये ठीक है, एशिया ऐसे खत्म हो गया देखा जाए तो एशिया का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है, ठीक, एशिया का साउथवर्ड एक्सटेंशन मतलब बोलते हैं ना कि नॉर्थ में संभाल रहा हूं, रशिया ने बोल दिया, ठीक है, जो यूरेशिया वाला पार्ट है, रशिया देखा आप जिससे देखोगे तो यूरोप में, लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो ये यूरेशिया वाला, यूरोप और एशिया के बीच वाला जो रशिया है, ठीक है, उसमें क्या है, नॉर्थ उसने बोल दिया मैं संभाल लूंगा, ईस्ट चाइना ने और जापान ने बोल दिया हम संभाल लेंगे, वेस्ट में क्या है, वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं सारे, तो इंडिया ने बोल दिया चलो साउथ में संभाल लूंगा, ठीक है। तो साउथ में क्या है, बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। तो इस कंटेक्स्ट में क्या है कि इंडिया की पोजीशन बहुत सिग्निफिकेंट है अगर आप उसे एशियन पर्सपेक्टिव से देखोगे तो फिर सर वर्ल्ड एशिया ही थोड़ी ना, वर्ल्ड तो पूरी दुनिया है, तो उस हिसाब से हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से अगर चीजों को देखें ना, तो भी इंडिया बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, ठीक है। तो देखो स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया, स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन कैसे है, तो अगर आप समझेंगे ना, ट्रांस इंडियन ओशियन रूट जो है, तो विच कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। अब क्या हो रहा है कि किसी भी कंट्री को आपस में अगर एक दूसरे से ट्रेड करना है, ये सारी चीजें रहती है, तो कहां गया वो, ये देखो। तो अगर आप ये वर्ल्ड में जो ट्रेड चलता है, अब वर्ल्ड के इस ट्रेड को अगर समझने की कोशिश करोगे ना आप, तो एक तो क्या है कि आप हवा में उड़ के चले जाओगे, दूसरा जमीन पे दौड़ लगाते हुए चले जाओगे, तीसरा है पानी के रास्ते भी जा सकते हो आप। पानी के रास्ते मतलब क्या है, जैसे समुद्र में जहाज चलते हैं, ठीक। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो ट्रेड होता है ना, तो सबसे ज्यादा ट्रेड कैसे होता है, लैंड रूट से नहीं होता है, एयर रूट से नहीं होता है, एक्सपेंसिव पड़ता है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में ट्रेड जो होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड पूरा का पूरा सी रूट्स के थ्रू होता है, तभी मर्चेंट नेवी वाले लोगों को बहुत पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या है कि जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स है ना, ये क्या करते हैं, वर्ल्ड को कनेक्ट किए हुए, मतलब आपको इंडियन ओशियन पार करके जाना होगा, ये रूट समझ लो। अब इसको अगर हम यहां पे देखें वर्ल्ड मैप पे, तो चीजें क्लियर है बहुत, क्या कि मान लो अमेरिका से कोई ट्रेड होना है, कहां, ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो अब वो क्या अमेरिका से ऐसा थोड़ी ना कि बस जहाज उतार देंगे और सीधे यहां आ जाएंगे। इनफैक्ट क्या होता है, चलो वो तो पैसिफिक के रास्ते आएंगे, अमेरिका से पैसिफिक के रास्ते आ गए। अफ्रीका से मान लो कहां जाना है, अफ्रीका से यहां जाना है आपको, इस साइड इंडोनेशिया साइड जाना है, तो अब क्या होगा कि इतना ऐसे बीच में स्टॉप आते हैं ना, जब हम बस से जाते हैं कहीं भी, तो क्या स्टॉप देते हुए कि हाँ नाश्ता पानी कर लो थोड़ा, तो उस तरह से क्या है कि यहां पे इंडिया जो है ना, तो इंडिया का ये जो आपको एक तरह से डेक्कन पेनिनसुला पूरा दिख रहा है, जो एक लंबी सी कोस्ट लाइन है हमारी, कितनी 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा आएगी। तो ये कोस्ट लाइन क्या करती है, एक तरह से एक स्टेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, एक स्टेशन प्रोवाइड करती है, कनेक्टिविटी डेवलप करवाती है। तो दिस इज द पॉइंट, क्या कि द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स व्हिच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, ठीक है। अब इसको आप वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो सारी यूरोप की कंट्रीज जो है, यूरोप की कंट्रीज इधर जाना है उन्हें ईस्ट एशिया में, यूरोप से मान लो क्या इंडोनेशिया सामान पहुंचना है, कुछ इंडोनेशिया से कुछ यूरोप सामान पहुंचना है, तो ये ट्रांस इंडियन ओशियन रूट जो है ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और वहां पे उस पूरे इंडियन ओशियन में इंडिया की डोमिनेंस देखो आप, तो साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशिया का, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट को जुड़े हुए हैं, उसी के साथ साथ क्या है वो यूरोप को, और यूरोप के साथ साथ में आप देखोगे ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इन्हें भी जोड़े हुए हैं, ठीक है। अगली चीज क्या है, तो द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन, दस helping India to establish close contacts with West Asia, Africa, Europe from the western coast with Southeast and East Asia from the eastern coast। अब अगर आप देखोगे तो सर ये तो समझ में आ गया कि चलो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट में इंडिया की इंपॉर्टेंट पोजीशन है, लेकिन इंडिया की इंपॉर्टेंट पोजीशन बनती कैसे पता है, यहां समझो चीजों को। तो क्या हो रहा है कि मान लो कि वेस्ट एशिया से ट्रेड होना है,
अफ्रीका से ट्रेड होना है, यूरोप से ट्रेड होना है। तो हमारी जो वेस्टर्न कोस्टल लाइन है, वेस्टर्न कोस्टल लाइन है तो पूरा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, ये पूरी वेस्टर्न कोस्टल लाइन क्या करती है, पूरे के पूरे वेस्ट के ट्रेड को सपोर्ट करती है। वैसे ही आप ईस्टर्न कोस्टल लाइन देखोगे तो ऊपर से आ जाओ वेस्ट बंगाल, ओडिशा, मतलब वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो ये सारी जो पूरी की पूरी ईस्टर्न कोस्टल लाइन है हमारी। ईस्टर्न कोस्टल लाइन क्या है, ईस्ट एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, जापान तक हो गया, तो यहां पूरा पैसिफिक ओशियन के जो आइलैंड कंट्रीज हो गए, तो उन सब के साथ में हमारा ट्रेड जो है ईस्टर्न कोस्टल लाइन जो है सपोर्ट करता है। तो इस सेंस में क्या है कि ये जो डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड कर रहा है ना, एक तरह से अंदर घुसा हुआ इंडियन ओशियन में ये, ठीक है, तो ये क्या करता है, इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन देता है। अब देखो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको एक चीज समझ में आ गई होगी क्या, कि ये पूरे इस रीजन में, इंडियन ओशन वाले रीजन में, एशिया में, नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियंस एज इंडिया हैज। तो अगर आप देखोगे ना तो अफ्रीका, आप बोलोगे सर अफ्रीका की कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है, देखो, लेकिन वो एक कंट्री की थोड़ी ना है, बहुत सारी कंट्रीज की मिलकर इतनी लंबी कोस्ट लाइन है। लेकिन आप इंडियन ओशियन में देखोगे तो पूरे इंडियन ओशियन में इंडिया जितनी बड़ी कोस्ट लाइन किसी दूसरे देश की नहीं है, ठीक है, इंडियन ओशियन में। तो ये सारे फैक्टर्स जो है, ठीक है, कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, ईस्ट और वेस्ट को जुड़े हुए हैं, ईस्ट एशिया वेस्ट एशिया के बीच में सेंट्रली लोकेटेड है। उसके बाद में क्या है, ट्रांस इंडियन रूट जो है वो कनेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है, किसी भी दूसरे देश की इंडिया की जितनी कोस्ट लाइन है उतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर क्या करते हैं, इंडिया को इंडियन ओशियन का दादा बनाते हैं, ठीक है। और ये जो सारे फैक्टर्स हैं, सो ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स इट इज बीइंग जस्टिफाइड, ठीक है, देयरफॉर इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन व्हिच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ ओशियन आफ्टर इट, ठीक है। और इसी कारण से इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के नाम पे पड़ा, ठीक, क्यों, क्योंकि इंडिया की पोजीशन आप देख रहे हो कितनी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। आगे समझ में, तो एक जो क्वेश्चन बनता है यहां से, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो बनता है कि व्हाई इंडियन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली उस चीज पे। अब देखो आगे क्या चीजें और, तो आगे अगर समझे ना, आगे अगर और समझे हम, तो जैसे स्विस कैनाल का यहाँ पे जिक्र आता है। स्विस कैनाल कहाँ है, तो मैंने आपको क्या बताया कि यूरोप से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, मतलब यूरोप है, मान लो आपको क्या इंग्लैंड, ये यहाँ इंग्लैंड है, ठीक है, ये इंग्लैंड से आपको इंडिया आना था, ये रास्ता था, ठीक। तो अब आज तो आप ऐसे आ रहे हो, आप बोलोगे सर ये यहाँ पे तो जमीन जुड़ी हुई ना, जमीन जुड़ी हुई थी, हुआ करती थी, अब नहीं जुड़ी है, कैसे, तो ये कहानी अच्छे से समझना कि ये इजिप्ट है, ठीक है, इजिप्ट है, और इजिप्ट में यहां आपको देखने को मिला तो ये पहले जुड़ा हुआ था ऐसा, ठीक है, जमीन से जुड़ा हुआ था, मतलब जमीन का हिस्सा था पूरा। फिर क्या होता है, तो अब जब ये जुड़ा हुआ था तो आप, ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे जहाज थे उस समय पे आपके पास में कि पानी में चलते चलते आएंगे फिर हवा में उड़ के फिर वापस पानी में उतर जाएंगे, नहीं ना, अभी इतने डेवलप नहीं हुए। तो उस समय पे क्या होता था, उस समय पे जो ट्रेड होता था तो ट्रेड ऐसा हुआ करता था, किस समय पे, ये हम बात करें 19th सेंचुरी की, ठीक है। अगर लंदन से मुंबई आना है तो ब्रिटिशर्स ऐसे आया करते थे बेचारे घूम के, ठीक है, 3-4 महीने तक पानी पानी में चलते रहते थे, ठीक, और फिर इतना लंबा रूट कवर करके वो ऐसे पहुंचते थे, पूरे अफ्रीका को घूम के आते थे, ठीक। अब क्या होता है कि अगर आप जैसे देखेंगे तो 1869 में क्या हुआ, सुएज कैनाल को ओपन करा गया, मतलब कंस्ट्रक्ट किया गया। सुएज कैनाल कहां पे, तो ये इजिप्ट है, इजिप्ट का ये इधर वाला पेनिनसुला एक पार्ट है इतना, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जैसे आप देखोगे यहां मेडिटेरेनियन सी है और ये रेड सी है, तो यहां ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कह सकते हैं कि लैंडमास नहीं था, लेकिन लैंडमास तो था ना, तो अब उस लैंडमास में क्या कर दिया गया, कैनल कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, सुएज कैनाल नाम रखा गया उसका, ठीक। तो वर्ल्ड का आप देखेंगे बिजिएस्ट कैनाल जो है सुएज कैनाल है, जहां से क्या हो रहा है, जहां से आप देखेंगे तो 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो 7000 किलोमीटर का आपने डिस्टेंस क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से विद सिंस द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। तो इंडिया का जो डिस्टेंस था यूरोप से, इंडिया का डिस्टेंस यूरोप से, मतलब कि पहले इंडिया से आपको ऐसे जाना पड़ता था 7000 किलोमीटर का चक्कर काट के, तो ये बाईपास बनाया है, ठीक है। सुएज कैनाल खोलने के साथ में ही क्या होता है कि डिस्टेंस जो है तो अब ऐसे आया जाता है, तो डिस्टेंस रिड्यूस हो गया, कितना, 7000 किलोमीटर से। ध्यान रखना, डेट ध्यान रखना, 1869, ठीक है। तो 1869 डेट ध्यान रखना कि कब सुएज कैनाल को ओपन किया गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये बन जाते हैं, क्लियर हुआ। अब अगर और आगे बात करें तो इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड, वर्ल्ड के साथ में हमारा कॉन्टैक्ट आप देखेंगे तो हम वी आर वेरी वेल लोकेटेड, मतलब हमारी लोकेशन ऐसी है कि हम वर्ल्ड से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम समझें तो इंडियाज रिलेशनशिप विद वर्ल्ड थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। लैंड रूट्स और मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं, तो देखिए समुद्र के थ्रू हमारे जो कॉन्टैक्ट्स है ना, हम देख रहे हैं कि हाँ सुएज कैनाल के थ्रू हमने 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस रिड्यूस कर लिया, हमने नहीं बनवाई, लेकिन मैं बता रहा हूं ऐसा, ठीक है। तो मैरीटाइम कॉन्टैक्ट जो है ना हमारे, ये क्या है, ये अभी आए नए नए हैं, क्यों, क्योंकि मैरीटाइम कॉन्टैक्ट से पहले से हम तो जुड़े हुए हैं ना,
ट्रेड जो है तो आज से 1000 साल पहले भी होता था ट्रेड, लेकिन हो सकता है 1000 साल पहले तो थी जैसे शिप वगैरह, मान लो आज से 10,000 साल पुराने एविडेंस भी ऐसे मिलेंगे कि एक जगह से दूसरे जगह इंसान गया है। तब कैसे गया होगा? तब जहाज नहीं थे पानी के, तो तब क्या है, जमीन के रास्ते जाते थे, उड़ते आता नहीं था इंसान को, ठीक है। तो उसके चलते क्या आप जैसे देखेंगे स्टेटमेंट क्या जस्टिफाई कर रहा है कि आप जो वर्ल्ड के साथ आपका कनेक्शन है ना, तो वो मैरीटाइम कॉन्टेक्स्ट जो है वो बाद में डेवलप हुए विद द इमर्जेंस ऑफ शिप्स एंड ऑल, ठीक है। लेकिन उसके पहले भी जो है तो लैंड रूट की कनेक्टिविटी बहुत पुरानी है। तो इंडियाज रिलेशनशिप विद वर्ल्ड थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स। Clear है? The various passes across the mountains in the north have provided passage to the ancient travelers while the oceans restricted such interaction for a long time. क्या हो रहा है यहाँ पे? कहानी को समझना कि जैसे अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका जो है, अफ्रीका से इंसान जो है, अफ्रीका से इंसान कहां आया? अफ्रीका से इंडिया आने में उसको दिक्कत पड़ी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो ओशियंस है ना, उन्होंने क्या किया है, इंटरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया था ओल्ड टाइम्स में। क्यों? क्योंकि जब पानी के जहाज वगैरह विकसित नहीं हुए थे, ये सारी समस्याएं थी। लेकिन अगर हम बात करें किस चीज की, अगर हम बात करें लैंड रूट की, तो नो डाउट माउंटेन्स थे, पहाड़ के ऊपर चढ़ के नहीं उतरेगा आदमी, तो यहाँ माउंटेन्स के बीच में जो पासेस थे ऐसे, ठीक है, इन पासेस के थ्रू पूरे जो लैंडमार्क जो कनेक्टेड है ना, तो इन पासेस के थ्रू क्या है, ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे और वो कनेक्टेड थे। क्लियर हुआ? तो ये कहानी है, इस कहानी को ध्यान रखना। फिर क्या है, द वेरियस पासेस, ये बता दिया मैंने आपको। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। अब सवाल ये आता है कि लोग इधर से उधर घूमते क्यों थे? घर में बैठे रहो ना, पहले जब क्या बोल सकते हैं, आपके पास व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप नहीं है, पैदल पैदल घूम रहे हैं। तो वो मूवमेंट का कारण, जो इंटरेक्शन का कारण था, उसके पीछे क्या कारण था कि बहुत सारे गुड्स, ठीक है, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे कमोडिटीज को एक्सचेंज किया जाता था और इसी के चलते मूवमेंट होता था। कैसे एक्सचेंज किया जाता था? ठीक है, तो यहां पे वो बताई गई है वही चीज, क्या कि हाउ द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज थ्रू दीज रूट्स टुक प्लेस। ठीक, तो क्या क्या आइडियाज और क्या कमोडिटीज का एक्सचेंज हुआ? क्वेश्चन देखो एक यहां पे भी फ्रेम हो जाता है, क्या कि जो इंडिया का इंटरेक्शन रहा है विद द वर्ल्ड, इट इज much older through the land routes when compared with the maritime routes, ठीक है। What were the ideas, commodities exchanged through these routes, ठीक है। इन आइडियाज मतलब इन रूट्स के थ्रू किन आइडियाज को, किन कमोडिटीज को एक्सचेंज किया जाता था? तो ये चीजें ध्यान रखना, जैसे द आइडियाज ऑफ उपनिषद, ठीक है, रामायण, ठीक है, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम thus could reach parts of the world। अब क्या होता है ना कि जब इंटरेक्शन होता है ना, एक आदमी, जैसे आप मान लो क्या है कि आप साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आए, तो सिर्फ आप नहीं आए हो, आप अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना वे ऑफ लाइफ, ठीक है, अपने आइडियाज, ये सारी चीजें लेके आए हो। तो उसी तरह से जब इंटरेक्शन होना स्टार्ट हुआ वर्ल्ड के साथ में हमारा, तो हमारे यहां से जैसे रामायण के आइडियाज हो गए, उपनिषद के आइडिया हो गए, पंचतंत्र हो गए, इंडियन मैथमेटिकल सिस्टम हो गया, हमारे यहाँ जो चरक संहिता वगैरह, तो मतलब जो भी हमारा था वो हमने वर्ल्ड को बताया, वर्ल्ड से भी हमने सीखा, ठीक है, वर्ल्ड से भी हमने सीखा। तो इस तरह से कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, और कल्चरल एक्सचेंज होने के पीछे का कारण क्या है कि कनेक्टिविटी जो थी, ये जो रूट्स डेवलप हुए थे। आगे समझ में, तो आप इंडिया एंड द वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में पढ़ोगे किस तरह से चीजें चल रही है। फिर क्या है, फिर अगर आप जैसे देखोगे तो दी स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। क्या होता था कि पहले यूरोपियंस जो है ना, यूरोपियंस पहले पत्ते वत्ते लगा के घूमते थे, ठीक है, उनके पास क्योंकि उतना फाइन क्वालिटी का क्लोथ नहीं होता था, सच बात बता रहा हूं मैं, बहुत पुरानी, ठीक है। फिर क्या है, उनके पास खाने के लिए क्या, बस उबाल उबाल के खा लेते थे डाइट फूड की तरह। लेकिन हमारे यहां से स्पाइसेस जब वो ले गए, ठीक है, तब उन्होंने खाना सीखा। अब हमें सिखा रहे, बताओ, ठीक है, तो अब उन्होंने खाना सीखा। तो इस तरह से स्पाइसेस, मुस्लिन एंड मुस्लिन क्या है, तो एक तरह का कपड़ा जो होता है, ठीक है, एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो यहां से क्या है, इंडिया से अलग अलग देशों में, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में जो ट्रेडर्स आए, मर्चेंट्स आए, इन्होंने सामान ले जाना, ट्रेड करना स्टार्ट किया। क्लियर हो गया? ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स, ठीक है, एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब ऐसा नहीं है, ठीक है, वी आर नॉट बोस्टिंग अबाउट आवरसेल्फ कि हमने ही सब कुछ सिखाया सबको, हमने भी देश से सीखा। जब इन रूट्स के थ्रू एक्सचेंज होता था तो हमने भी बहुत कुछ सीखा। कैसे? तो आप देखेंगे ना, जो ग्रीक स्कल्पचर्स है, ग्रीक स्कल्पचर्स मतलब आपने इस तरह के देखे होंगे ना, बहुत एस्थेटिक बॉडी बिल्डर्स वगैरह जो होते हैं, ऐसे स्कल्पचर जो बनाए जाते हैं। तो स्कल्पचर्स बनाने का ट्रेंड कहां था? मतलब ग्रीक स्कल्पचर का पार्ट है वो, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे वेस्ट एशिया की बात करें हम, तो वेस्ट एशिया से क्या है, डोम कंस्ट्रक्शन। दिल्ली सल्तनत वगैरह, जब दिल्ली सुल्तान वगैरह आए इंडिया में, तो वो अपने साथ क्या लेके आए, देखो, रिलीजन लेके आए। तो इस्लाम का फिर क्या होता है, स्प्रेड आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। वो अपने साथ आइडियाज लेके आए, तो क्या कि उनका कपड़े पहनने का, खाने का तरीका अलग होगा, ठीक है। तो अलग अलग तरह के कह सकते हो कि आप डिशेस वगैरह वो लेके आए, ठीक है। तो उनके आने से क्या है, कल्चर, इस तरह से कल्चरल एक्सचेंज होता है। जैसे हमने लोगों को सिखाया,
हमारे देश ने भी बहुत कुछ सीखा। तो क्या होता है, डोम कंस्ट्रक्शन जो है, तो डोम कंस्ट्रक्शन वहां पे स्टार्ट हुआ, मिनरेट्स वगैरह बनाना वहां पे स्टार्ट हुआ। मोस्क का जो कंस्ट्रक्शन का आइडिया था वो दिल्ली सुल्तान्स के आने के साथ में हुआ। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज थ्रू दीज रूट्स, समझ में आया ना। तो ये पूरी कहानी वर्ल्ड वाइड तो इंडिया की क्या पोजीशन है ज्योग्राफिकली वो देख लिया। अब बारी आती कि आप पहले अपने नेबर्स के साथ में तो देखो इंडिया कैसा है, ठीक है, मतलब हमारे कौन कौन से नेबर्स है, कैसे हैं, किसके साथ कितनी बॉर्डर शेयर हो रही है, ये सारी चीजें, क्योंकि अपने पड़ोसियों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये हर कंटेक्स्ट में बहुत 100% बात क्या होती है, सही साबित होती है। तो उस हिसाब से अगर जैसे देखें इंडिया नेबर्स, कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, किसके साथ कितनी बॉर्डर शेयर हो रही है, किसके साथ कैसे रिलेशंस हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट हो जाएगा, किसके साथ कैसे रिलेशन है। बाकी ज्योग्राफिकली चीजों को समझते हैं यहां पे कि इंडिया के नेबर्स कौन कौन है, ठीक है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि इस वीडियो में हम क्या देखने वाले पता है, इस वीडियो में मैं आपको एक आइडिया जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखो कि मैप पे क्वेश्चन जो है ना बनते हैं हर एग्जाम में, आप देखोगे जहां पे ज्योग्राफी आती है तो मैप पे क्वेश्चन बनते हैं, स्पेसिफिकली इंडियन ज्योग्राफी के मैप पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के मैप पे क्वेश्चन बन जाते हैं। स्टूडेंट्स स्टार्ट कैसे करते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं कि सारे स्टेट्स का नाम याद कर लेते हैं, उनकी कैपिटल याद कर लेते हैं, ठीक है, कैपिटल याद कर लेते हैं, ये भी ध्यान कर लेते हैं कि कौन सा स्टेट कहां पे, इतना भी अगर कर पा रहे तो बहुत बढ़िया है। लेकिन बाबू क्या होता है ना, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ऐसा कि बस आप स्टेट बता दो कौन कौन सी कैपिटल है, कहां लोकेटेड है। क्वेश्चन क्या किया जाता है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है उसको, मतलब एक तरह से सजा धजा के पहुंचाया जाता है कि जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जैसे अगर आप देखोगे ना, आप क्वेश्चन क्या बनेगा, स्टेट्स आपने सारे याद कर लिए, लेकिन क्वेश्चन ये बन गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से पास होता है, बताया था मैंने आपको पिछले वीडियोस में। तो उस तरह से क्या है कि क्वेश्चन ट्विस्ट और टर्न होकर आते हैं। तो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस लास्ट में करेंगे, जो मैप वर्क है क्लास 9 के बच्चों का, और इन जनरल कि आप इंडियन ज्योग्राफी को जब समझते हैं, इंडिया की लोकेशन को, इंडिया की साइज को समझने की जब कोशिश करते हो, इंडिया नेबर्स को जब समझने की कोशिश करते हो, तो थोड़ा एक मैप, बॉर्डर, ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। अब देखिए इंडिया एंड साउथ एशिया, दो चीज यहां पे देखिए। तो साउथ एशिया क्या है कि आपने देखा था अभी पिछले वीडियो में बड़ी पिक्चर क्या कि साउथ, पूरा जो एशिया है तो उस पूरे एशिया में साउथ में स्ट्रेटेजिकली इंडिया लोकेटेड है, ठीक है। साउथ का जो पूरा कह सकते हैं कि दादा कौन है, इंडिया है, ठीक है। तो नेगेटिवली इस चीज को ऐसा कहा भी जाता है कि साउथ एशिया में इंडिया एक्ट्स एज अ बिग ब्रदर, ठीक है, जो डोमिनेट करता है। बड़ा भाई क्या करता है, छोटे भाई बहन को डोमिनेट करने की कोशिश करता है ना, उस तरह से। कारण भी है, जैसे अगर आप देखोगे ना, मतलब इंडिया डोमिनेट नहीं करता है कि इंडिया की पोजीशन जो है इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है साउथ एशिया में, उसके पीछे का कारण समझो कि साउथ एशिया में क्या है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, चाइना नहीं है, चाइना पूरे एशिया में फैला हुआ है, ठीक है, इनफैक्ट वो तो हर जगह घुसने की कोशिश करता है। और तो यहां अगर आप देखोगे तो यहां क्या है कि ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार को कंसीडर कर लो आप अभी के लिए, ठीक है, वैसे वो साउथ ईस्ट एशिया में चले जाएगा, क्लियर, फिर श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। तो इन सभी देशों के बीच में इंडिया एक क्या कह सकते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है। और उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इंडिया सबके साथ बॉर्डर शेयर करता है, सबके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। इंडिया का इकोनॉमी साइज देख लो आप, इंडिया की ज्योग्राफिकल साइज देख लो आप, ठीक है। हर कंटेक्स्ट में क्या है, इंडिया एक बड़ा कंट्री है, इंडिया डोमिनेट करता है साउथ एशिया में। क्लियर हो गया। इट ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज 28 एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अब ये चीज समझो क्या है, ये जो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स का नंबर है तो पिछले कुछ सालों में बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बुक में कहीं 29 लिखा है, पुराने बुक्स में, ठीक है ना, पुराने एडिशन जो है उसमें 29 लिखा है। तो मैं आपको वहां पे थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूं। देखो क्या था कि अगर आप जैसे देखेंगे तो 2019 के पहले तक क्या स्थिति थी 2019 में कि हाँ 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, जो हर बच्चे ने याद कर ली थी कि हाँ 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज है। फिर क्या होता है, फिर जैसे अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर जो है तो उससे स्टेटहुड लेके उसको यूनियन टेरिटरी में बांट दिया जाता है। लद्दाख और कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी बन जाती है। तो अब क्या हो गया, एक स्टेट कम हो गया, 28 स्टेट्स हो गए और यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई थी, 9 हो गई थी, ठीक है, 9 हो गई थी। अब कितनी है, अब 8 है। अब 8 कैसे हो गई, तो ये जो दमन एंड दीव और दादर एंड नागर है, तो जनवरी में अभी क्या किया, इसको मिला दिया, तो ये 2 यूनियन टेरिटरीज को मिला दिया, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली जो था, तो इनको मिला के अब 1 यूनियन टेरिटरी बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जो 9 यूनियन टेरिटरी हुई थी वो वापस से 8 हो गई है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से एट प्रेजेंट आज की जैसे अगर हम स्थिति देखें 6 सितंबर 2021 जो है, तो आज की स्थिति में क्या है कि 29 स्टेट्स है, सॉरी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। आगे अगर अपडेट होता तो ध्यान रखना। फिर क्या है कि इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल, भूटान इन नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट।
अब ये समझो क्या है कि इंडिया को आप जैसे देख रहे हो ना, इंडियाज नेबरर्स की हम बात कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी कौन कौन से हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पड़ोसी सभी हैं, हम सबके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। फिर अगर मतलब स्पेसिफिकली देखोगे तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मतलब नॉर्थ वेस्ट की बात करें स्पेसिफिकली, नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ में और पाकिस्तान के साथ में क्या है, हमारी बॉर्डर शेयर होती है। तो ये देखो पाकिस्तान के साथ में हमारी इतनी बड़ी बॉर्डर शेयर हो रही है, ठीक। ये फिर क्या है, फिर आप देखोगे तो अफगानिस्तान के साथ में छोटी कुछ 118 किलोमीटर है आसपास, लेकिन बॉर्डर हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ में, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम अफगानिस्तान के साथ में ये बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ में अगर आओगे आप तो नॉर्थ में क्या है, अब यहां से लगा के देखो ये चाइना, ठीक है, तो चाइना के साथ हमारी बॉर्डर शेयर हो रही है, फिर ये यहाँ पे सिक्किम वाले पार्ट में हो रही है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश में हो रही है, तो चाइना के साथ भी हमारी बॉर्डर शेयर होती है नॉर्थ में, ठीक है, चाइना के साथ हो गई। फिर क्या है, नेपाल जो है, तो अब ये देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये नेपाल जो है ना, तो नेपाल के साथ हमारी बॉर्डर शेयर हो रही है, ये वाला पार्ट जो हमारा नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है। फिर नेपाल के बाद में एक और प्यारा देश कौन सा है, भूटान, तो भूटान के साथ भी हमारी बॉर्डर शेयर हो रही है, ठीक है। फिर म्यांमार, तो ये म्यांमार के साथ में हमारी बॉर्डर शेयर हो रही है, पूरी बॉर्डर हम म्यांमार के साथ शेयर करते हैं, नॉर्थ कहां पे, ईस्ट में, ठीक है, ईस्टर्न साइड में अगर जिसे आप देखोगे तो ये। अब उसके बाद क्या है, एक देश है बांग्लादेश, अब ये बांग्लादेश के साथ भी हमारी बॉर्डर शेयर हो रही है। इनफैक्ट बांग्लादेश के साथ में क्या हो रहा है, बांग्लादेश जो है, तो बांग्लादेश के साथ में हमारी सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। अभी मैं क्वेश्चन पूछ के देता ना ऐसा कि बताओ किस कंट्री के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर हो रही, तो आधे से ज्यादा बच्चे पाकिस्तान बोल रहे होते हैं या चाइना बोल रहे होते हैं। लेकिन व्हाट इज द फैक्ट, पता है, फैक्ट ये है कि सबसे ज्यादा अगर आप नंबर्स में देखोगे तो 4000 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है, ठीक है, हमारी बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर सबसे ज्यादा शेयर होती है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ में हमारी बॉर्डर सबसे ज्यादा शेयर होती है। लैंड बॉर्डर हम किस देश के साथ शेयर करते हैं, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लैंड नेबर्स हो गए। फिर अगर हम देखेंगे तो आर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज, नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब क्या है, 2 छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज भी है हमारे, कैसे, तो आप ये देखेंगे मालदीव्स और ये श्रीलंका, तो 2 छोटे आइलैंड नेशंस जो हैं, जो हमारे सी नेबरर्स है, ठीक है, सी नेबरर्स है। आप बोलेंगे सर ऑस्ट्रेलिया भी है, हम नेबर किसको बोलेंगे, जो पास में अगले शहर में रह रहा है उसको नहीं बोलेंगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं सी नेबर है, इंडोनेशिया भी सी नेबर है, लेकिन वो क्या है, दूर है, पास में जो रहेगा वो नेबर कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, श्रीलंका और मालदीव्स, ये भी ध्यान रखना, श्रीलंका और मालदीव्स क्या है, 2 हमारे सी नेबरिंग कंट्रीज है। क्लियर हुआ, तो आपको इंडियाज नेबर्स जो है उनका एक क्लियर आइडिया मिल गया। अब देखो इस पे मल्टीपल क्वेश्चन जो मैं आपसे बता रहा हूं, कैसे बनते हैं मल्टीपल क्वेश्चन मैप वर्क पे। अब उन्होंने पूछ लिया, बताइए एक ऐसा देश, ठीक है, एक ऐसा देश जो क्या कर रहा है, जो कॉम्पिटिटिव्स वाले बच्चे भी ध्यान से समझना, जो क्या करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इतने स्टेट्स के साथ में हमारे बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। या फिर ऐसे ही पूछ रहे हैं, बताइए कि किस कंट्री का जो बॉर्डर है वो सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ शेयर होता है। तो आप जैसे नेपाल को देखो, तो नेपाल में क्या उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है, उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है, बिहार के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है, वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है, सिक्किम के साथ में, तो 1 2 3 4 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है। पाकिस्तान के अगर जैसे आप देखोगे तो क्या है कि पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर होती है, राजस्थान के साथ, गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर होती है। चाइना की बात करें तो क्या है, लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आपको चीजें ध्यान रखना रहती है। अगर आप बात करें बांग्लादेश की किस किस के साथ बॉर्डर शेयर होती है, तो मैप पे यही तो ध्यान रखना है, ठीक है। मैप आपने स्टेट्स याद कर लिया, आपने कैपिटल ध्यान कर ली, कौन सा स्टेट कहां है ये ध्यान कर लिए, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि इतना सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा आप बैठना, बस किसी दिन क्या करना, मैप को लेकर बैठ जाना, निहारते रहना, तो सारे स्टेट जो है किसकी बॉर्डर किसके साथ शेयर होती है, तो एक आइडिया जो है ना, ये एनालाइज करने वाली चीज है, कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा, ये एनालाइज करने वाली चीज है, खुद से पढ़ना होगा आपको, ठीक। फिर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ पाकिस्तान के साथ किन किन स्टेट्स की बॉर्डर शेयर होती है, ठीक है, तो वो चीज आपको क्या करना होती है, बहुत अच्छी तरह से ध्यान करना होती है। क्लियर हुआ। और सी नेबर्स का आपको मैंने बता ही दिया आइडिया, श्रीलंका और मालदीव हमारे सी नेबर्स है। अब अगर जिसे आप देखोगे ना, तो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द Palk Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated to the south of Lakshadweep Islands। अब ये सी नेबर्स की कहानी बता रहे हैं, कुछ क्या बताया जा रहा है कि श्रीलंका और इंडिया अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है। आप बोलोगे सर राम सेतु से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये राम सेतु से जुड़े हुए हैं, चलो, लेकिन उसके अलावा जैसे ज्योग्राफिकली अगर हम समझे चीजों को, तो क्या होता है कि एक नैरो सी चैनल जो रहता है, ठीक है, जो 2 बड़े लैंडमास को सेपरेट कर रहा होता है, उसे क्या कहा जाता है पता है, उसे स्ट्रेट कहा जाता है। ज्योग्राफी में बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे। फॉर एग्जांपल आप क्या पढ़ते हैं, पेनिनसुला पढ़ रहे हो, इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, तो एक लैंडमास जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, 1 2
तीन, ठीक है। तो ये तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है ना, इंडियन पेनिनसुला, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन। तो एक लैंडमास जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? बे बोलते हैं, BAY, बे, ठीक है। फिर वहीं पे क्या है कि आप जैसे देख रहे हैं तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि एक मतलब एक अगर वाटर चैनल है जो क्या करती है, दो लैंडमास को सेपरेट करती है, ठीक है, दो लैंडमास को सेपरेट करती है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे स्ट्रेट कहते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका को कौन सेपरेट कर रहा है? तो ये पाल्क स्ट्रेट सेपरेट करता है, ठीक है। पाल्क स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, और यहां पे गल्फ ऑफ मन्नार भी है। अब गल्फ क्या होता है ये? तो देखो गल्फ भी क्या होता है, जैसे अगर आप देखेंगे तो इसे गल्फ कहा जाता है, गल्फ, ठीक है। गल्फ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो वाटर बॉडी, ठीक है, वो वाटर बॉडी जो क्या कर रही है, जो एक जमीन से तीन तरफ से घिरी हुई है, ठीक है। जैसे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल मतलब क्या है कि बे ऑफ बंगाल को समझो जरा, यहां पे ये रहा बे ऑफ बंगाल। तो ये पूरा वाटर बॉडी जो है ना, इसको ओशियन क्यों नहीं बोल रहे, बे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है। तो गल्फ और बे जो होता है, तो वो वाटर बॉडी को कहा जाता है जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ। और जमीन अगर तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं और इस सफर में हम पढ़ते रहेंगे। चैप्टर 2 में मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा चीजें, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है, ज्योग्राफी में बहुत सारे शब्द आएंगे ऐसे, क्लियर हो गया। तो सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर्स, ठीक है। ये क्या कहा गया है यहाँ पे कि इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक। तो उसको मतलब सीरियस मत लेना ज्यादा, किस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है वो समझना। जी हाँ, ज्योग्राफिकली अब ये आप देख रहे हो तो कितने सारे जो हमारे नेबर्स हैं हमारे ही अंदर से निकले हुए हैं। पाकिस्तान इंडिया से पार्टीशन होने के बाद बना, बांग्लादेश की बात कर लो, ठीक है, नेपाल की बात कर लो, भूटान की बात कर लो, तो ये सारे जो नेबर्स हैं हमारे, श्रीलंका की बात करो, तो ये एक तरह से क्या है, एक ही टेरिटरी का पार्ट हुआ करते थे। फिर ग्रेजुअली क्या होते चले गए, नेशन स्टेट बनते चले गए, अपने अलग अलग देश बनते चले गए। तो एक स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एक जैसा कल्चर देखने को मिल सकता है, एक जैसी लैंग्वेज देखने को मिल सकती है, रिलीजन देखने को मिल सकते हैं, क्लियर। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट इंडियाज नेबर्स, ठीक है। मालदीव्स का भी जिक्र आता है। मालदीव्स, कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं मालदीव्स हमारे ही आइलैंड है, हमारे आइलैंड नहीं है। मालदीव्स क्या है? मालदीव्स एक अलग देश है, ठीक है। कहां पे है? तो लक्षद्वीप आइलैंड हमारे हैं, उसके साउथ में मालदीव्स सिचुएटेड है, इंडियन ओशियन में, क्लियर हुआ। ये चीज भी ध्यान रखना। अब जो एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्या बन जाएगा कि लार्जेस्ट स्टेट बताइए, तो राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है। ध्यान रखना, सारे मैप वाली चीज बता रहा हूं, ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट हो गया राजस्थान, फिर उसके बाद में स्मॉलेस्ट स्टेट पूछ लिया तो गोवा, गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट हो गया। फिर उसके बाद जैसे आप देखेंगे क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होता है, तो गुजरात है, राजस्थान है। ध्यान रखना, ये राजस्थान का हल्का सा बॉर्डर शेयर होता है यहाँ पे। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन स्टेट्स से क्या हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। वैसे ही क्या है, वैसे ही स्टैंडर्ड मेरिडियन का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द मैप वर्क। तो मैप वर्क पे इस चीज की ध्यान रखना। अब जैसे क्या है, चलो एक होमवर्क मैं आपको देता हूं। आप कोस्टल लाइन देख रहे हैं हमारी पूरी, ये कोस्टल लाइन, ये पूरी कोस्टल लाइन है, ठीक है। इस कोस्टल लाइन में एक चीज बताना आप मुझे कमेंट सेक्शन में कि सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन, सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है वो किस स्टेट की है? देखो सबसे लंबी कोस्ट लाइन बताना, ये गुजरात की इतनी कोस्ट लाइन है, ठीक है। फिर क्या है, महाराष्ट्र की इतनी कोस्ट लाइन है, गोवा की छोटी सी कोस्ट लाइन है, छोटा सा स्टेट, छोटी सी कोस्ट लाइन, ठीक है। फिर कर्नाटक की इतनी है, केरला की इतनी है, तमिलनाडु की इतनी कोस्ट लाइन है, आंध्र प्रदेश की इतनी कोस्ट लाइन है, ठीक है, उड़ीसा ये है और वेस्ट बंगाल की है। आप बताना, एंड आई कैन गारंटी यू, जिन्हें पता है, जो गूगल कर लेंगे वो बात अलग है, बाकी आधे से ज्यादा बच्चे इस हिसाब से अगर देख के बताओगे ना तो आप गलत ही आंसर बताने वाले हो, देखने पे आपको गलत ही आंसर मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, बांग्लादेश क्या है, लैंड बॉर्डर जो है सबसे ज्यादा बांग्लादेश शेयर करता है, ठीक है। दिखने में नहीं लगता लेकिन करता है, तो एक हिंट दे दिया मैंने आपको, आप सोचना, ठीक है। तो मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, अगेन आई एम रिपीटिंग, मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ठीक है। तो ये मैप वर्क हमारा कंप्लीट होता है। मैप वर्क के साथ साथ में हमने क्या कंप्लीट कर लिया, चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट, कहानी खत्म, पैसा हजम, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स बिल्कुल सिस्टमैटिकली पढ़ाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, एक नया चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। तो जो आपका चैप्टर 2 है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, वो भी एक मजेदार चैप्टर है, उसे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। आप ये सभी वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर देख सकते हैं, ठीक है, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको यूट्यूब पे ढूंढने में दिक्कत जाती है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। रास्ता बड़ा सीधा है, गूगल पर magnetbrains.com सर्च कीजिए, एक वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अपनी क्लास सेलेक्ट करो, क्लास 9th के जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके सामने आ जाएंगे।
ठीक है, आपको जो पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी पे सेलेक्ट किया, चैप्टर आ जाएगा, टॉपिक आ जाएगा, सब टॉपिक आ जाएगा, आराम से घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट बीन्स के बारे में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।